हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एडिक्टेड एकेडमी। माय नेम इज उमेश और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम 15 जनवरी टू 21 जनवरी। और ये जो है स्पेशली प्रिपेयर्ड सीरीज है आपके लिए फॉर यूपीएससी एज वेल एज अदर स्टेट पीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस एज वेल एज अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस सच एज एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप स्टडी एडिक्टेड एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी बनाई हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन के पेंटिंग फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो विश्व की सबसे पुरानी जो है गुफा के अंदर जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, जो चित्रकला की जाती है, वो सबसे पुरानी पेंटिंग जो है, सबसे पुरानी गुफा की जो पेंटिंग है, केव पेंटिंग है, वो किस कंट्री में हमें जो है रिसेंटली जो है इसको जो है डिस्कवर किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। अगर आप न्यूज़पेपर सही ढंग से पढ़ते हैं तो ये काफी ज्यादा जो है न्यूज में हमें देखने को मिला है। लियांग टेंडोंगे करके एक केव है इंडोनेशिया में, वहां पर जो है ओल्डेस्ट जो है नोन केव पेंटिंग जो है यहाँ पर मिली हुई है। ये आप यहाँ पर जो है इंडियन एक्सप्रेस का देखिए एक कटआउट देख सकते हैं, वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन केव पेंटिंग फाउंड इन इंडोनेशिया। और इससे पहले जो ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग सीन थी वो जो है 43,900 ईयर्स ओल्ड थी। लेकिन ये जो अभी रिसेंटली ये जो टीम जो रहती है ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा ये जो केव में पेंटिंग डिस्कवर की गई है, ये जो 45,500 ईयर्स जो है ये पुरानी रहती है। तो और ये इस तरह से एक पिग की यहाँ पर जो है एक जो है माना जा रहा है कि ये पेंटिंग जो है यहाँ पर डिस्कवर हुई है। और ये जो है लियांग टेंडोंगे केव ये भी अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो लियांग टेंडोंगे जो केव रहती है इंडोनेशिया की, वहां पर जो है ये मिली हुई है। और ये जो आइलैंड जो रहता है सुलावेसी इंडोनेशिया का, वहां पर इसको जो डिस्कवर किया गया है। यहाँ पर इंडोनेशिया का मैप जो है अपनी स्क्रीन के सामने जो देख सकते हैं, ये जो ब्राउन कलर में आप देख रहे हैं पूरा का पूरा यहाँ तक पपावा न्यू गिना के साथ ये सारा का सारा जो है ये इंडोनेशिया जो है हमें देखने को मिलता है। और इंडोनेशिया के आइलैंड्स देखिए इस मैप में दिए गए हैं, जैसे सुमात्रा आइलैंड है, सुमात्रा आइलैंड जो अंडमान निकोबार के पास हमारे पास रहेगा। फिर कलिमंटन आइलैंड जिनके रहेंगे, फिर सुलावेसी आइलैंड रहेंगे। सुलावेसी आइलैंड की जो लियांग टेंडोंगने जो केव है, वहां पर हमें जो है ओल्डेस्ट जो है केव पेंटिंग जो मिली हुई है। फिर मलाकू आइलैंड हमें देखने को मिलेंगे, इरियन जाया देखने को मिलेगा, ईस्ट तिमोर, इस तरह से इसके आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे। और जकार्ता जो है कैपिटल सिटी रहेगी इंडोनेशिया की। बाली और लोम्बोक आइलैंड देखने को आपको यहाँ पर मिलेंगे। फ्लोर्स कोमोडो रिनका आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेंगे। और इंडोनेशिया का ध्यान रखना, इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता और करेंसी यूज करते हैं इंडोनेशियन रुपया। और ये जो आपके G20 के भी पार्ट रहेंगे, आसियान का भी जो है इंडोनेशिया जो है मेंबर है। और जकार्ता में आपको आसियान के हेडक्वार्टर भी देखने को मिलेंगे। तो एक बार इंडोनेशिया को मैप में देख लेते हैं। तो दिस इज अवर लविंग इंडिया। और यहाँ से जब हम ईस्ट की तरफ इस तरह से जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए अपनी स्क्रीन के सामने आप देखने को मिल रहा है आपको इंडोनेशिया। मैं इंडोनेशिया में आपके लिए जो जूम कर देता हूँ, क्योंकि कोई भी रीजन अगर न्यूज में होता है तो उसको जो एक बार आपने मैप में सही ढंग से जो लोकेट कर लेना होता है। तो ये इंडोनेशिया का आप सुमात्रा आइलैंड देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है कलिमंटन आइलैंड देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आपको सुलावेसी आइलैंड, जहाँ पर जो है लियांग टेंडोंगने जो केव है, यहाँ पर आपको जो है ओल्डेस्ट जो है वर्ल्ड की केव पेंटिंग मिलेगी। फिर बांडा आर का भी आप यहाँ देख सकते हैं। मलाकू आइलैंड है, वेस्ट पपुआ है, फिर पपुआ न्यू गिना है। टाइम तो रीजन जो इंडोनेशिया का न्यूज में दैट इज सुलावेसी। तो सुलावेसी देखिए जो आइलैंड है पूरा पूरा, इसको हम जो है एक बार मैप में से ढंग से लोकेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको मुना आइलैंड और बटन आइलैंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और इस तरह से अगर मैं आपके लिए और इस रीजन को जो जूम कर लूँ तो यहाँ पर आपको गुल्फ ऑफ बोन्नी भी देखने को मिलती है। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है गुल्फ ऑफ बोन्नी कहाँ पर है। फिर माउंट लेटिमोजोंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। रफली एक आइडिया आपको होना चाहिए हर एक एरिया के बारे में, इस तरह से जो वर्ल्ड में रहता है। देखिए मोलोक्का सी हो गया, बांडा सी हो गया, किरम सी हो गया, हालमाएरा सी हो गया, मकासार स्टेट हो गई, जावा सी हो गया, फ्लोरेस सी हो गया, साबू सी हो गया। और इंडोनेशिया देखिए आप बॉर्डर टच करेगा, ये जो आपको टेरिटरी आप देख रही है इट इज मलेशियन टेरिटरी। तो एक मलेशिया के साथ बॉर्डर शेयर करेगा इंडोनेशिया जो लैंड बॉर्डर है, एक टिमोर लेस्टी के साथ और एक पपुआ न्यू गिना के साथ जो बॉर्डर शेयर करेगा। और सबसे बड़ा आइलैंड जो है हमें जो है वर्ल्ड का इंडोनेशिया देखने को मिलता है। अगर हम मैं आप जो है टाइमर लेस्टी के ऊपर जो है अगर जूम करूं तो ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं दिल्ली। तो दिल्ली रही टाइमर लेस्टी की जो कैपिटल। ये जो है पुर्तगाल कॉलोनी थी, 1975 में पुर्तगाल ने इसको अबैंडन कर दिया और बाद में इंडोनेशियन आर्मी ने इसको अपने अंडर लेके जो है इसको अपना 27th जो है प्रोविंस जो डिक्लेयर कर दिया। लेकिन बाद में यूएन जो
यूएन इंटरवेंशन के बाद जो है टिमोर लेस्टी से जो है इंडोनेशिया ने जो है विड्रॉ कर लिया, और ये आज की डेट में एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और करेंसी यूज करेंगे यूएस डॉलर। और इस तरह से यहाँ पर टाइमर सी भी आपको जो है देखने को मिलेगा। मलक्का स्टेट देखिए काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, ये आपको इंडोनेशिया, सुमात्रा आइलैंड और मलेशिया के बीच में अगर इस तरह से आप जूम करेंगे तो यहाँ पर आपको जो मलक्का स्टेट जो है देखने को मिलेगी। और मलक्का स्टेट जो आपके जावा सी को जो इंडियन ओशन या बे ऑफ बंगाल या अंडमान सी के साथ जो कनेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विच कंट्री विल होस्ट दी 2023 G20 समिट। तो 2023 G20 समिट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ये जो समिट है, ये जो सम्मेलन है, ये किस कंट्री में होगा 2023 का। तो इंडिया जो है होस्ट करेगा 2023 की जो है G20 समिट को। तो ये आप एक विकिपीडिया की जो आउटकट जो देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि जो ये जो G20 जो है एक इंटरनेशनल फोरम है गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का 19 कंट्रीज एज वेल एज यूरोपियन यूनियन की। बाद में जो है पहले इसको जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की प्रमोशंस के लिए जो इसको जो बनाया गया था, लेकिन बाद में जो है इसके एजेंडे को जो है एक्सपेंड इन्होंने किया 2008 में। इसमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और थिंक टैंक्स को भी जो इंक्लूड कर दिया गया। जैसे इंडिया का पॉलिसी थिंक टैंक हमें नीति आयोग देखने को मिलता है, तो उस तरह से सभी इंस्टीट्यूशन इसमें जो इंक्लूड कर दिया गया। और G20 में EU को रिप्रेजेंट किया जाता है, यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट करती है यूरोपियन कमीशन एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक। और G20 की अगर हम बात करें तो 90% ऑफ द ग्रोस वर्ल्ड प्रोडक्ट, 80% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो G20 जो रिप्रेजेंट करता है। और स्टेब्लिश हुई 26 सितंबर 1999। और चेयरमैन इन प्रेजेंट आपको जो है यूसेपे कॉन्टे इसके जो देखने को मिलेंगे। और इसके जो है इसका हेडक्वार्टर और परमानेंट सेक्रेटरी अभी तक स्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो अगर ये फॉर्म G20 में आपसे मेंस में पूछे जाते तो आप बता सकते हैं कि इसका परमानेंट हेडक्वार्टर और सेक्रेटरी जो बना देना चाहिए। और 20 मेंबर्स में आप नजर डाल दीजिए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। देखिए रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला जाता है ताइवान को, और ताइवान जो है यूएन के द्वारा अभी तक कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं है, जबकि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना प्रेजेंट चाइना है, जिसे हम आज देखते हैं। फ्रांस हो गया, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। और इनको याद रखने का एक अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं, जितने भी ब्रिक्स के मेंबर है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये आपको इसमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक हमारा G4 ग्रुप रहता है, जो कि मांग करता है कि एक्सपेंशन होनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, और जो परमानेंट सीट है ये अपने लिए मांगते हैं। इसमें आपको ब्राजील देखने को मिलेगा, इसमें इंडिया भी आपको देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ यहाँ पर जापान रहेगा एंड साउथ कोरिया, सॉरी, और इसके साथ यहाँ पर रहेगा आपके जर्मनी। तो ये 4 मेंबर G4 के हमें जो देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आप इनको जो याद रख सकते हैं। और नॉर्थ अमेरिकन जितनी भी कंट्री है, यूएस, मेक्सिको, कनाडा, ये भी आपको देखने को मिलेगी। और 3S कंट्रीज है यहाँ पर, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया। देखिए समिट जो सम्मेलन होते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इनका जो एक आइडिया होना चाहिए। 5th जो G20 समिट हुई थी ये जो है सऊदी अरेबिया कैपिटल रियाद में हुई थी। और 6 जो G20 समिट होगी फ्रॉम 31 अक्टूबर 2021, ये इटली की कैपिटल ये रोम में जो है हमें देखने को मिलेगी। 7th G20 समिट 2022 की ये जो है इंडोनेशिया के लियाबियोन बाजो में जो है होगी। और उसके बाद 18 जो समिट है G20 की, ये इंडिया जो है इसको जो होस्ट करेगा। अभी तक इंडिया ने अनाउंस नहीं किया कि किस सिटी में इसको ये अनाउंस करेंगे। और 19th जो G20 समिट होगी 2024 की, ये ब्राजील में जो है होस्ट, ब्राजील के द्वारा होस्ट की जाएगी। अब देखिए G20 के बारे में डिस्कस किया। देखिए यूपीएससी 2020 में देखिए बिल्कुल एक इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, और इसमें ये इन्होंने पूछा था कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर ऑफ द G20। यानी कि नीचे दिए गए जो चार जो कंट्रीज है, ये जो ग्रुप है 4 कंट्रीज का, इनमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसमें चारों की चार कंट्रीज जो है G20 के जो है मेंबर है। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे अर्जेंटीना जो हमें मेंबर देखने को मिलेगा G20 का, मेक्सिको भी जो है मेंबर है G20 का, साउथ अफ्रीका भी देखिए हमें मेंबर जो देखने को मिलेगा। देखिए ब्रिक्स से आप याद रखते हैं जो भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये जो आपको मेंबर देखने को मिलेंगी G20 की। और टर्की भी जो है मेंबर रहेगा G20 का। तो ये चारों की चारों कंट्रीज जो है G20 मेंबर रहेंगी। अदर ऑप्शन के ऊपर अगर हम जाएं तो ऑस्ट्रेलिया देखिए मेंबर है, कनाडा आपको मेंबर देखने को मिलेगा, लेकिन मलेशिया जो है आपको मेंबर देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आप चले तो ब्राजील मेंबर है, ईरान मेंबर नहीं है, सऊदी अरेबिया मेंबर है, वियतनाम मेंबर नहीं है। डी ग्रुप में चले तो इंडोनेशिया मेंबर है, जापान भी मेंबर है, सिंगापुर मेंबर नहीं है, साउथ कोरिया भी मेंबर है। तो इस तरह से जो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा इट इज ए। और G20 की खास बात आपने ध्यान में रखनी है कि टर्की जो है G20 का जो मेंबर है। और बहुत सारे इंटरनेशनल ग्रुप हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर ऑस्ट्रेलिया मेंबर है तो न्यूजीलैंड भी मेंबर है। लेकिन G20 ग्रुप का आपने एक बात याद रखनी है कि G20 एक ऐसा इंटरनेशनल फॉर्म है जहां पर ऑस्ट्रेलिया तो मेंबर है लेकिन न्यूजीलैंड मेंबर नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें जो है कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई है रिगार्डिंग दी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो देखिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और जो कंपटीशन एक्ट है 2002 का इसको ये इन्फोर्स करता है, और ये इसको इसलिए बनाया गया ताकि एक फेयर कंपटीशन जो है इंडियन मार्केट्स में रहे, और जो भी एडवर्स जो कंपटीशन की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको जो है ये जो है कम कर सके, उनको जो है मतलब किसी भी एक कंपनी को जो है प्रमोट ना करके सबको जो है एक जो है फेयर एनवायरनमेंट जो कंपटीशन का प्रदान करना, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है रहता है। और पीछे जैसे काफी ज्यादा न्यूज में भी था, क्योंकि रिलायंस जियो को ऐसा माना जाता है कि इन्होंने कुछ जो है कंसेशन दी थी जब उन्होंने जो 4G लॉन्च किया हुआ है, तो एक फेयर कंपटीशन बनाना इनका काम रहता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकी रिगार्डिंग ठीक हो जाएगी। ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक कानून के द्वारा एक वैधानिक बॉडी हमें देखने को मिलती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहती है फॉर इन्फोर्सिंग द कंपटीशन एक्ट 2002। और ये जो है प्रमोट्स करती है कंपटीशन थ्रू आउट इंडिया एंड टू प्रिवेंट एक्टिविटीज दैट हैव एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन दी कंपटीशन इंडिया। तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। और थर्ड स्टेटमेंट दी गई कि इसके हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। मुंबई में आपको सेबी, आरबीआई या एसबीआई वगैरह के हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर जो हमें न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको इतना ही पता होता है कि इसके हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, तो भाई आप एलिमिनेशन भी जो है ए ऑप्शन के ऊपर जो है जा सकते थे। तो ये आप जो है विकीपीडिया का कटआउट देख सकते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और ये स्पॉन्सर रहती है फॉर इंश्योरिंग दी कंपटीशन एक्ट 2002, और ये प्रमोट करती है कंपटीशन थ्रू आउट इंडिया एंड टू प्रिवेंट एक्टिविटीज दैट हैव एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन इन। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को जो 14 अक्टूबर 2003 को जो एस्टेब्लिश किया गया था, और मई 2009 से इसने फुली फंक्शन करना शुरू कर दिया। और धनेन्द्रा कुमार जो फर्स्ट इसके चेयरमैन थे, और करंट चेयरमैन हमें इसके देखने को मिलते हैं अशोक गुप्ता। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो है एसएससी वगैरह में पूछ लिए जाते हैं कि हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इट इज अशोक गुप्ता। और हेडक्वार्टर इसके आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेंगे। और कमीशन जो है कंप्राइज करता है चेयरमैन, एक इसमें जो चेयरमैन रहेगा, और नॉट लेस देन 2 और मोर देन 6 मेंबर्स, यानी कि एक चेयरमैन आपको देखने को मिलेगा, कम से कम 2 और मैक्सिमम 6 मेंबर्स आपको जो देखने को मिलेंगे। और ये सारे के सारे अपॉइंटेड होते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कमीशन देखिए, कमीशन एक अपॉइंटेड बॉडी होती है। कमीशन और काउंसिल में आपको बताना चाहिए, कमीशन हमेशा एक अपॉइंटेड बॉडी होती है। इसमें जो गवर्नमेंट होती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, इनके द्वारा जो अपॉइंटेड किए जाते हैं यहाँ पर जो है जो भी चेयरपर्सन या मेंबर्स है। लेकिन अगर कोई काउंसिल है, मैक्सिमम टाइम्स गवर्नमेंट प्रेफर करती है कि कोई काउंसिल को जो है कमीशन से प्लेस किया जाए, ताकि अपने जो उनके भरोसेमंद जो लोग होते हैं उनको वहां पर अपॉइंट कर सकें। तो काउंसिल जो होती है, काउंसिल एक इलेक्टेड बॉडी होती है, इस बात का ध्यान रखना, काउंसिल इलेक्टेड होती है। इसमें वोटिंग के थ्रू जो है मेंबर्स और चेयरमैन को जो है चुना जाता है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक कलराब जो है स्टेट लेवल वर्ल्ड फेस्टिवल है, ये किस स्टेट के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया। तो देखिए कलराब जो है फर्स्ट स्टेट लेवल वर्ल्ड फेस्टिवल रहेगा बिहार का। वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर टू मेमोराइज दिस। कलराब जो है फर्स्ट स्टेट लेवल वर्ल्ड फेस्टिवल है हमारे बिहार का। तो ये देखिए द हिंदू में ये इस तरह से जो एक पिक्चर आई हुई थी, उसका मैंने कटआउट ले लिया है। इसमें देखिए बताया जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो रहता है गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, ये सेलिब्रेट करेगा कलराब बिहार फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल, स्टेट लेवल बर्ड फेस्टिवल एट नागी नाकटी बर्ड सेंचुरी जमुई। तो हमें यहाँ से ये भी पता लगता है कि नागी नाकटी जो बर्ड सेंचुरी, ऐसे ये अलग अलग है, नागी बर्ड सेंचुरी अलग है और नाकटी अलग अलग है, लेकिन पास में उनका इकट्ठा बोला जाता है। तो नागी नाकटी बर्ड सेंचुरी आपको जमुई बिहार में देखने को मिलेगी, और ये ऑर्गेनाइज करेंगे इसको फ्रॉम 15 टू 17 जनवरी 2021 को। और सीएम यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं नीतीश कुमार जी। बिहार की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी पटना। बॉर्डर शेयर करेगा इंटरनेशनल बॉर्डर ये शेयर करेंगे नेपाल के साथ। और वाल्मीकि नेशनल पार्क हो गया, भीमबंद सेंचुरी होगी, विक्रमशिला जो है गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी होगी, ये सारी आपको बिहार में देखने को मिलेगी। ये अब हम स्क्रीन के सामने जो इंडिया का मैप देख सकते हैं, तो दिस इज अवर लविंग इंडिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार। तो बिहार देखिए बॉर्डर शेयर करेगा नेपाल के साथ, नेपाल कैपिटल काठमांडू। देखिए नेपाल के साथ जो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये 5 स्टेट जो है बॉर्डर शेयर करेंगी। और बिहार की कैपिटल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी पटना। और स्टेट्स में जो है बिहार जो है बॉर्डर शेयर करेगा यूपी के साथ, झारखंड के साथ और वेस्ट बंगाल के साथ। एक चीज जो आपने माइंड में ध्यान रखनी है, मध्य प्रदेश के साथ जो है बिहार का किसी प्रकार का लैंड बॉर्डर जो है नहीं है। यहाँ पर इस तरह से छत्तीसगढ़ आ जाता है, यूपी का टेरिटरी इस तरह से यहाँ पर रहती है। सिर्फ और सिर्फ जो है 3 स्टेट्स के साथ बिहार बॉर्डर शेयर करेगा, दैट इज यूपी, झारखंड और ये वेस्ट बंगाल, और इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन सामने देखते हैं। मैं बोलता हूँ ये क्वेश्चन जो है सुपर इंपॉर्टेंट है, और इसको जो है मेमोराइज कर लीजिए, इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा है किसी भी एग्जामिनेशन में। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विच कंट्री, किस देश को जो है रिसेंटली जो है, किस देश ने जो है रिसेंटली जो है विंस की है प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन राइट्स बॉडी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के रिसेंटली कौन जो है चेयरमैन जो है, किस कंट्री को जो है बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिजी। वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में ये कंट्री हमें एक पार्ट नहीं, साउथर्न पैसिफिक ओशन में जो है फिजी आपको जो है देखने को मिलेगी।
कैपिटल रहेगी फिजी की सुआ, और फिजियन डॉलर ये जो है यूज करते हैं करेंसी। तो फिजी को एक बार मैप में लोकेट कर लेते हैं। तो ये रही हमारी धरती और दिस इज अवर लविंग इंडिया। तो इंडिया से जब हम ईस्ट की तरफ इस तरह से जाएंगे, ये रहा नॉर्थन पैसिफिक ओशन, ये रहा साउथन पैसिफिक ओशन, और इस तरह साउथन पैसिफिक ओशन में हम जूम करेंगे तो ये हमें देखने को मिलेगा फिजी, और फिजी में अगर हम और जूम करें तो इट इज सुबा। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि फिजी को जो है रिसेंटली जो है चेयरमैन बनाया गया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का। तो ये जो है द हिंदू कट आउट आप देख सकते हैं, इसमें बताया जा रहा है कि फिजी ने जो है विंस कर दिया प्रेसिडेंसी ऑफ ह्यूमन राइट बॉडी। तो यूएन ह्यूमन राइट्स बॉडी में जो है फिजी के जो इन्वेस्टर है उनको जो प्रेसिडेंट बना दिया गया है। तो अल्टीमेटली यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है ये जो है हमारे जो है फिजी बन गए हैं, फिजी के इन्वेस्टर। और देखिए ये काउंसिल है, तो काउंसिल में जो आपके जो चेयरमैन होंगे एज वेल एज अदर मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड होंगे। तो ध्यान रखना आपने हमेशा जब भी आप काउंसिल देखते हैं तो वहां पर आपने समझ जाना है कि जो हेड जो रहेंगे इनके ये इलेक्टेड होंगे, अगर कमीशन है तो हेड वहां पर अपॉइंटेड होंगे। और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में ध्यान रखना, ये जो है कि यूनाइटेड नेशंस बॉडी है जो कि डील्स करती है विद द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के जो 47 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं फॉर दी स्टैगर्ड 3 ईयर टर्म्स। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने ध्यान रखना यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के जो है 47 मेंबर्स जो है इलेक्टेड होते हैं फॉर 3 इयर्स टर्म्स ऑन अ रीजनल ग्रुप बेसिस। और हेडक्वार्टर जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के जो आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो देखने को मिलेंगे। और सारे सारे ह्यूमन राइट इश्यूज को जो है ये जो है सर्च करते हैं, उनको एड्रेस करते हैं इन दी यूएन मेंबर स्टेट्स, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, असेंबली, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन, वुमेन राइट्स, एलजीबीटी जो हमारी कम्युनिटी है जिसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स आते हैं, दी राइट्स ऑफ सेशन एंड एथनिक माइनॉरिटीज। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को जो एस्टेब्लिश किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन 15 मार्च 2006 को। और ये जो 15 मार्च 2006 को ये एस्टेब्लिश हुई है, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपको इसके जो हेडक्वार्टर जो देखने को मिलेंगे। और प्रेसिडेंट इसमें जो है एलिजाबेथ टिकी फिल्सबर्गर इसके आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि हमारी जो इंडियन आर्मी है उन्होंने एक $20 मिलियन की जो है एक डील कर ली है फॉर दी अनआर्म्ड एरियन व्हीकल्स, यूएवी जो होते हैं, ड्रोन जो होते हैं हमारे, विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये इन्होंने जो है डीआरडीओ के साथ नहीं किया है, आइडिया फोर्स के साथ इन्होंने ये जो डील साइन की है। और डेसाल्ट एविएशन का आपने ध्यान रखना, ये फ्रेंच कंपनी है और इनके द्वारा जो रफाल को जो बिल्ड किया गया है। तो ध्यान रखना आइडिया फोर्स के साथ जो है हमारी इंडियन आर्मी ने जो $20 मिलियन की डील साइन की हुई है फॉर अनआर्म्ड एरियल व्हीकल। तो ये आप देख सकते हैं द हिंदू की कटआउट है, द हिंदू की न्यूज है, आर्मी इंक्स $20 मिलियन डील विद आइडिया फोर्स फॉर यूएवी। और ये जो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए जाएंगे फॉर सर्विलेंस, निगरानी रखने के लिए, इस तरह से ये अनआर्म्ड जैसे व्हीकल्स होते हैं, ड्रोन इस तरह के होते हैं। और इसमें जो है स्विच यूएवी को जो है इंडियन आर्मी द्वारा जो खरीदा जाएगा। देखिए ड्रोन्स में आपने ध्यान रखना, ये सारे सारे ड्रोन्स हैं, डीआरडीओ का जो है नेत्रा रहेगा, डिफेंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो नेत्रा ड्रोन जो रहता है इनके द्वारा बनाया गया। फिर डीआरडीओ का रुस्तम आपसे पूछा जा सकता है भी रुस्तम जो है न्यूज में, तो ये क्या चीज है? रुस्तम भी एक यूएवी है, एक ड्रोन है। निशांत जो है इंडियन आर्मी के लिए जो डीआरडीओ के द्वारा जो है बनाया गया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। हार्पी अनदर एक ड्रोन रहता है जिसको हमने जो इजराइल से जो खरीदा हुआ है इंडियन आर्मी के लिए। और एक सर्चर ड्रोन रहता है, इसको भी जो हमने जो अगेन इजराइल से खरीदा, तो ध्यान रखना हार्पी और सर्चर ड्रोन हमने लिए हुए हैं इजराइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो जलीकट्टू है जो कि एक बुल टेमिंग फेस्टिवल होता है, बुल को कंट्रोल करने वाला ये फेस्टिवल होता है, उसके हमसे उसको पकड़ा जाता है, तो ये किस स्टेट से जो रिलेटेड है? देखिए तो जलीकट्टू काफी ज्यादा न्यूज में रहता है और आपको बताना चाहिए जलीकट्टू जो है बुल टेमिंग फेस्टिवल है तमिलनाडु का। तो देखिए द न्यूज में, द हिंदू में भी रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि यूथ को जो है घायल कर दिया गया था बुल के द्वारा ड्यूरिंग जलीकट्टू, उनकी जो है मृत्यु हो गई। तो इस तरह से जलीकट्टू काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में जाता है। और देखिए 24 साल जो है इस यंग लड़के की जो है उम्र थी। प्रीवियस कंट्री अफेयर्स के लेक्चर में मैंने आपके साथ जो जलीकट्टू के बारे में डिस्कस किया था। जलीकट्टू देखिए एक बुल टेमिंग जो है स्पोर्ट्स है, एक एज ओल्ड जो एनुअल इवेंट है जो कि पोंगल के दौरान, हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान जो तमिलनाडु में इसको जो सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें जो बोस इंडिकस सच एज पुलिकुलम और कंगायम ब्रीड्स का इसमें जो यूज किया जाता है। और इसमें जो भी पीपल ह्यूमन पार्टिसिपेट करते हैं वो जो है हम्प से जो है बुल को जो है कंट्रोल करने की जो कोशिश करते हैं। कंबला देखिए एक बफेलो रेस रहती है कर्नाटका की, जलीकट्टू में तमिलनाडु को देखने को मिलता है। और अनावल पीढ़ी आपने ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, अनावल पीढ़ी जो है कैचिंग एलिफेंट टेल जो है ये केरला का ये फेस्टिवल रहता है। अनावल पीढ़ी आप जरूर याद रखिए, कैचिंग एलिफेंट टेल इन केरला। तो इस तरह से आपको मैच करने के लिए आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ G7। तो देखिए रशिया पहले G7 का पार्ट था और G7 का नाम था G8, लेकिन बाद में इन्होंने जो क्रीमिया को एनेक्स कर लिया यूक्रेन से ब्लैक सी में, तो रशिया को जो है निकाल दिया गया इस ग्रुप से बाहर। अगर आपको इतना ही पता है तो आप जो है बाई एलिमिनेशन जा सकते हैं और सेकंड और थर्ड आपका ठीक हो जाएगा। कनाडा और यूएसए दोनों जो आपको जो है G7 ग्रुप में देखने को मिलेंगे।
G7 न्यूज में इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो है पीएम मोदी को जो है इनवाइट किया गया है टू द G7 समिट इन जून। और ध्यान रखना इंडिया G20 का जो है मेंबर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया के साथ जो है इंडिया जो है गेस्ट कंट्रीज के तौर पे जो है G7 समिट को जो है यूके में अटेंड करेगा, जो कि जून 11 टू 13 2021 में होगी। तो G7 का आपने ध्यान रखना, ग्रुप ऑफ 7 इसको बोला जाता है। ये जो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट्स की ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। ध्यान रखना आपने मैक्सिको इसका मेंबर नहीं है। यूएस और कनाडा दोनों मेंबर रहेंगे, उसका फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है मेंबर स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन आपको देखने को मिलेंगे। G7 के भी आपको कोई भी परमानेंट हेडक्वार्टर्स जो देखने को नहीं मिलते हैं। और ध्यान रखना जो 47 जो समिट होगी ये यूके में होगी, और बोरिस जॉनसन जो पीएम है इनको इसको जो होस्ट करेंगे। और इसमें इंडिया अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया गेस्ट कंट्रीज के रूप में जो है जाएंगी। और 40th जो समिट रहेगी G7 की 2022 की जर्मनी में होगी, 49th जो है 2023 की जापान में होगी, और 15th जो समिट रहेगी ये जो है इटली में होगी 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। G7 से रिलेटेड जो मैं आपको बताने को रह गया उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है कि जो FATF रहती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, काफी ज्यादा न्यूज में रहती है क्योंकि पाकिस्तान स्टिल इन ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट में अभी तक नहीं डाला गया है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है G7 कंट्रीज के द्वारा जो है बनाई गई थी, एक इनका एक इनिशिएटिव रहता है। इसको 1989 में जो इस्टेब्लिश किया गया था टू कॉम्बैट दी मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करने के लिए। लेकिन बाद में 2001 में इसमें जो है टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी जो है ऐड कर दिया गया, उसको भी कॉम्बैट करने के लिए जो वर्क करती है। और इसके हेडक्वार्टर आपको पेरिस में जो है देखने को मिलेंगे, और इंडिया इज अ मेंबर ऑफ FATF। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए में से ऑप्शन में से किसने जो है करेक्टली डिफाइन किया है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को। देखिए डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सिंपली कि कोई मान लीजिए गवर्नमेंट ओन्ड कोई कंपनी है, कोई पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, कोई PSU हमारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंडर है, और उसमें गवर्नमेंट जो अपना किसी प्रकार का शेयर अगर उसमें जो है किसी प्राइवेट कंपनी को बेच देती है तो वो डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और जब इसमें स्ट्रेटेजिक वर्ड आ जाता है तो स्ट्रेटेजिक वर्ड का मतलब है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इस तरह से होती है। मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट ओन्ड कोई कंपनी है, कोई CPSE है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, सेंटर के द्वारा होल्ड है या स्टेट के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड है, उसमें गवर्नमेंट अपना 50% और मोर जो है शेयर अपना जो है बेच देती है। उसके साथ साथ मैनेजमेंट कंट्रोल जो है उस इंस्टीट्यूशन का, उस कंपनी का, उस PSU का, उस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का जो है प्राइवेट कंपनी को उसके मैनेजमेंट भी दे जाती है। तो उसको बोल देते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट 50% और मोर। तो कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन इसमें नहीं होगा, 49% तक भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज में नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट वुड इंप्लाई द सेल ऑफ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग ऑफ द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ऑफ अप टू 50% और मोर एज द कंपिटेंट अथॉरिटी में डिटरमिन along with the transfer of management control। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ साथ जो है 50% और मोर जो है उस कंपनी का शेयर जो है बेच देना। अब डिस इन्वेस्टमेंट के बारे में आपने देख लिया, गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टमेंट क्यों करती है, टू रेज द रिवेन्यू, अपने जो रिवेन्यू है अपनी इनकम को जो है इंक्रीज करने के लिए। और इंडिया में जो है डिस इन्वेस्टमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो रहता है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट, इनके द्वारा जो है डिस इन्वेस्टमेंट का काम जो किया जाता है। और तुहिन कांडे पांडे जो है करंट सेक्रेटरी है दीपम के, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट के। अब देखिए न्यूज में क्यों था ये, क्योंकि द हिंदू में देखिए न्यूज आई कि सेंटर ने एक्सटेंड कर दिया है पवन हंस बिडिंग डीलिंग बाय ए मंथ। तो बिडिंग का मतलब होता है जो भी बोली वगैरह जो लगाई जाती है। तो देखिए स्ट्रेटेजिक डिसमेंटेशन होती है तो डिफरेंट बिडर्स को, डिफरेंट जो इंटरेस्टिंग बिडर्स हैं, डिफरेंट जो बोली लगाने वाले बंदे हैं, उनको बुलाया जाता है। तो इन्होंने इनवाइटेड कर दिया एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बिडर्स फॉर अप टू 51% स्टेक इन पवन हंस। तो 51% स्टेक का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट जो है इसकी जो है कर रही है। और जब देखिए आप इस तरह से न्यूज पढ़ते हैं उसमें बताया जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज एक्सटेंडेड द बिडिंग डेडलाइंस फॉर द स्ट्रेटेजिक। देखिए यहाँ पर भी यूज किया जा रहा है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पवन हंस। तो हम यहाँ से पता लग रहा है कि पवन हंस जो पब्लिक सेक्टर जो कंपनी है हेलीकॉप्टर बनाने की और हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने की, इसके अंदर जो है गवर्नमेंट जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कर दी है। बोलने का मतलब 50% और मोर जो अपना शेयर इसमें जो है गवर्नमेंट जो है बेच रही है। और इसके साथ साथ मैनेजमेंट कंट्रोल भी जो गवर्नमेंट जो है प्राइवेट एंटिटीज को जो इसमें जो है दे देगी। और इसमें टारगेट रखा गया है कि 2.1 लाख करोड़ जो है इसके द्वारा जो रेज किया जाना है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा 2020-21 में। और ये आपने ध्यान में रखा जो पवन हंस है ये एक मिनी रत्ना जो है PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। और इसमें जो है बैलेंस जो 49% जो स्टेक है जो शेयर है वो ONGC के पास रहेगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ONGC का आपने ध्यान रखना, ONGC जो एक महारत्ना कंपनी रहती है
और 1956 को जो है एस्टेब्लिश हुई है। हेडक्वार्टर जो आपको जो इसके न्यू दिल्ली में जो देखने को मिलेंगे, और शशि संकेर जो है इसकी जो है चेयरमैन और सीईओ है। और ये जो है ऑयल एक्सप्लोरेशन या गैस एक्सप्लोरेशन का काम करती है हमारी कंट्री में एज वेल एज फॉरेन कंट्री में। पवन लिमिटेड के बारे में जान लीजिए। पवन लिमिटेड जो है कि हेलीकॉप्टर सर्विस कंपनी है बेस्ड इन न्यू दिल्ली। हेलीकॉप्टर सर्विसेज ये जो प्रोवाइड करती है, और मिनी रत्ना कैटेगरी 1 पीएसयू ये हमें देखने को जो है मिलता है। और इसके हेडक्वार्टर आपको नोएडा यूपी में देखने को मिलेंगे। और फ्लीट साइज इसका 43 जो है 43 हेलीकॉप्टर इनके पास रहते हैं। फाउंडेड हुई थी आपकी 1985 में। तो देखिए काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। देखिए ये कि पुरानी न्यूज ही रहती है, लेकिन आपको नॉलेज प्रोवाइड करनी है। आपने एक बात ध्यान रखी कि फरजद भी जो गैस फील्ड है ये हमें ईरान में देखने को मिलती है, पर्शियन गुल्फ में। और इसमें ईरान ने डिसाइड किया कि ये डोमेस्टिक कंपनीज को इसको बेच देगी। लेकिन सब थोड़ा इशू यहाँ पे है कि जो फरजद भी जो गैस फील्ड है ईरान में, इसको जो है ओएनजीसी के द्वारा जो डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात के केवड़िया में, इसकी हाइट कितनी है। तो देखिए ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन होता है। आपको बताना चाहिए इसकी हाइट जो 182 मीटर है। और इन प्रेजेंट ये जो वर्ल्ड का जो है हाईएस्ट एक स्टैचू एक मूर्ति हम देखने को मिलती है। और आइटम 9 ऑफ इंडिया जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनकी यहाँ पर जो है ये मूर्ति बनाई गई है केवड़िया में। और ये आपने ध्यान रखना एससीओ ने इसको जो है 8 वंडर्स की जो लिस्ट है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी एससीओ ने इसको इंक्लूड किया हुआ है। न्यूज में इसलिए था क्योंकि पीएम ने जो है फ्लैग्स ऑफ कर ली है 8 मोर ट्रेन कनेक्टिंग केवड़िया। तो केवड़िया रेलवे स्टेशन को 8 मोर ट्रेन कर लिया, ताकि यहाँ का जो टूरिज्म है उसको जो है बढ़ाया जा सके। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का काफी बड़ा जो एक रोल रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, रेलवेज, रोडवेज हो गई, एयरवेज होगी, और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ होटल्स वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और उसके साथ वहाँ पर जो है डिफरेंट लोकेशन होनी चाहिए जो कि टूरिस्ट को पसंद आए। तो केवड़िया में काफी ज्यादा चीजें हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है हमें जो देखने को मिलता है, जो कि हाईएस्ट जो है वर्ल्ड में जो है हाईएस्ट स्टैचू यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज अ स्टैचू ऑफ यूनिटी। अवर ऑनरेबल आयरन मैन ऑफ इंडिया जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके द्वारा ये इसको बनाया गया है। इनके देखिए फ्रीडम स्ट्रगल में काफी बड़े रोल है इनका, चाहे आप खेड़ा सत्याग्रह देख लीजिए, बारदोली सत्याग्रह देख लीजिए। और सबसे बड़ा रोल इनका रहता है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स। तो इंडिया की यूनिटी में इन्होंने जो है एक बहुत बड़ा रोल जो है निभाया था। 562 प्रिंसिपल स्टेट्स को जो है इन्होंने जो है इंडिया में यूनाइट करके एक बहुत बड़ा काम जो है किया था। और स्टैचू ऑफ यूनिटी देखिए काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, क्योंकि पहले भी इससे पहले न्यूज आ चुकी है कि वर्ल्ड टॉलेस्ट जो स्टैचू है स्टैचू ऑफ यूनिटी वो 8 वंडर्स ऑफ एसयू लिस्ट में इसको डाला गया है। दूसरे वंडर्स में डैमिंग पैलेस चाइना, नबरूज पैलेस इन तजाकिस्तान, मुगल हेरिटेज इन पाकिस्तान, तामगले जॉर्ज इन कजाकिस्तान, PO1 कलन कॉम्प्लेक्स इन उज्बेकिस्तान, द गोल्डन रिंग सिटीज ऑफ रशिया एंड किर्गिस्तान लेक ईसाइकुल। देखिए आपके लिए एडिशनल देखिए AIADMK काफी ज्यादा न्यूज में होता है। इसकी आपको पहले फुल फॉर्म होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेंत्रा कजागम। और इस पार्टी को स्टेब्लिश किया गया था 17 अक्टूबर 1972 को बाई दी MG रामचंद्रन जी के द्वारा एड मुदराई। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट्स दी गई है आपको इंडियन स्टार टोटोइज से रिलेटेड। तो टोटोइज होता है कछुआ, तो इंडियन स्टार टोटोइज जो है सेंट्रल न्यूज में था। पहली जो स्टेटमेंट यहाँ पर भी इट इज ओनली फाउंड इन इंडिया। देखिए जनरली एक्सट्रीम जो स्टेटमेंट्स होती है ओनली वगैरह से रिलेटेड ये यूपीएससी डालती है। ये स्टेटमेंट जो जनरली गलत ही होती है, तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है पाकिस्तान और श्रीलंका में भी जो है इंडियन स्टार टोटोइज आपको जो देखने को मिलेगा। तो ओनली इंडिया बोलना बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। तो जब आपने 1 को ही एलिमिनेट कर दिया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड। और हमेशा आपने यहाँ पर भी नजर डालनी है, करेक्ट आंसर यहाँ से पूछा गया है। और ये जो लिस्टेड है काइट्स की अपेंडिक्स 1 में, बिल्कुल सही बात है। और ये जो एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो है रहती है इन IUCN रेड लिस्ट। अब देखिए द हिंदू की न्यूज है 414 इंडियन स्टार टोटोइज जो है सीज्ड हुए आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इनको जब्त किया गया। विकिपीडिया की जो आप कटआउट यहाँ पर देख सकते हैं, पहली बात तो ये रहती है कि IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो है इंडियन स्टार टोटोइज का रहेगा। इस तरह से इस तारे इसके ऊपर बने होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इंडियन स्टार टोटोइज। काफी जो है ब्यूटीफुल ये कछुआ देखने को होता है। तो इंडियन स्टार टोटोइज जो है एक थ्रिडन स्पीसीज है टोटोइज की, और फाउंड होगी ड्राइज एरियाज और सब जो झाड़ियों वाले जो फॉरेस्ट होते हैं इंडिया के, पाकिस्तान के और श्रीलंका के। और ये जो है काफी ज्यादा जो है पॉपुलर स्पीसीज है, और पेट ट्रेड एक्सोटिक जो पेट ट्रेड है उसके रूप में इसका काफी ज्यादा जो ट्रेड होता है। और ये जो है काइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में 2019 से इसको जो है डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई रिगार्डिंग दी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, अंडर द आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये मेंशन की गई है। ऑडिट वगैरह जो भी रहती है बैलेंस शीट गवर्नमेंट की, उसका ऑडिट करने का काम जो है कैग के द्वारा जो किया जाता है। 3 रिपोर्ट्स जो है ये जो है प्रेसिडेंट को जो प्रेजेंट करते हैं हर साल। ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट ऑन प्रोपोर्शन अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट्स ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो देखिए
यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई कि कैग ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी, बिल्कुल सही बात है। सेम मैनर जिसमें जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव कर दिया जाता है, वही मैनर इसमें फॉलो किया जाता है। ही और शी इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस अंडर द आइदर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट आफ्टर ही हैज सीज्ड टू होल्ड द ऑफिस ऑफ कैग। तो अपने ऑफिस खत्म होने के बाद जो है कैग कंप्यूटर और डिजिटल किसी भी ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट जो इसमें जो है करेक्ट हो जाएगी। तो राइट आंसर इज सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो यहाँ पर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। एज पर आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है इंडिया का जो है शैल ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस इन लाइक मैनर लाइक द ग्राउंड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से रिमूव किया जा सकता है। देखिए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करने के लिए जो रेजोल्यूशन है, सबसे पहले जो है उसको जो है 50 मेंबर्स जो रहेंगे राज्यसभा के या एटलीस्ट 100 मेंबर्स जो रहेंगे लोकसभा के, उनके द्वारा जो है उस रेजोल्यूशन को जो है साइन करके इनको जो है इनके द्वारा ये साइन होना चाहिए। उसके बाद जो स्पीकर है लोकसभा का या जो वाइस चेयरमैन है हमारे राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, उनकी मर्जी होती है कि इस रिमूविंग रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना। अगर मान लीजिए इसको जो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये जो मोशन जो रहेगा इसको मोशन ऑफ इम्पीचमेंट जो बोला जाता है। इम्पीचमेंट का मतलब होता है रिमूवल जो मोशन होता है किसी भी पोस्ट का, उसको इम्पीचमेंट बोलते हैं। जैसे इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट है, अब मान लीजिए कि मोशन ऑफ इम्पीचमेंट या जो रेजोल्यूशन है उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस के द्वारा। उसके बाद एक 3 मेंबर कमेटी जो है बनाई जाती है जिसमें जनरली जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या इमिनेंट जुरिस्ट इसमें रहते हैं। और अगर ये कमेटी भी फाइंड करती है जज को ऑफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी के में उनको जो है गिल्टी मानती है, तो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के केस में ये जो कमेटी है अपनी रिपोर्ट उस हाउस को दे देगी जहां पर जो है इस रेजोल्यूशन को इम्पीचमेंट मोशन को जो मूव किया गया है। उसके बाद उस हाउस में जो है इसके ऊपर जो है कंसिडरेशन होगी, वोटिंग होगी और 2/3 अगर इस फेवर में वोट करते हैं कि जज को रिमूव करना है तो वो जो है दूसरे हाउस में चला जाएगा। दूसरे हाउस के द्वारा भी जो है स्पेशल मेजोरिटी दैट इज दी मोर देन द मेंबरशिप हाउस एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग के द्वारा जो उसको पास किया जाएगा और उसके बाद प्रेसिडेंट जो ऑर्डर पास कर देंगे फॉर द रिमूवल ऑफ जज। तो यही सेम प्रोसीजर जो हमारे कैग के लिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी सेम प्रोसीजर अपनाना पड़ता है उनकी रिमूवल के लिए। तो देखिए यहाँ पर बताया गया आपको कि जज जो रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको रिमूव नहीं किया जा सकता उनके ऑफिस से, एक्सेप्ट जो रहता है बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट पास आफ्टर एन एड्रेस बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सपोर्टेड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस एंड बाय मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। और ये जो प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट इन द सेम सेशन फॉर सच रिमूवल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड फॉर मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। दिस क्वेश्चन इज अ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जो है ऐसे क्वेश्चंस की को जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी एग्जामिनेशन में अगर आप स्टेट पीएससी या यूपीएससी की तैयारी करें। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी फेमस पेंटिंग जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो है बनाई गई है। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो भारत माता की जो पेंटिंग है ये जो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो है बनाई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत माता जो है रविंद्रनाथ टैगोर का जो बर्थ था 1905 का, इस तरह से भारत माता की जो है पेंटिंग जो है बनाई हुई थी। उसके बाद देखिए दार्जिलिंग एंड फॉग जो रहता है वो जो क्रिएटेड गई थी 1945 में थी नंदलाल बोस। तो इस तरह से आपको मैच करने के लिए भी आ सकते हैं। तो ध्यान रखना दार्जिलिंग एंड फॉग की पेंटिंग 1945 नंदलाल बोस के द्वारा जो है बनाई गई थी। और जो डिस्केंट जो रहता है गंगा का और अर्जुना का पिनेस पिनेस होता है तपस्या, ये जो पोर्ट्रेट होती है इन स्टोन एट दी पलवा हेरिटेज साइट इन महाबलीपुरम। तो पलवा जो हेरिटेज साइट है महाबलीपुरम वहां पर आपको जो है डिस्केंट ऑफ दी गंगाज या अर्जुनाज पिनेस ये पेंटिंग देखने को मिलेगी। और शकुंतलाज लुकिंग फॉर दुष्यंता 1817 की ये जो एपिक पेंटिंग है ये जो है राजा रवि वर्मा जी के द्वारा जो है बनाई गई थी। तो दीज ऑल फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेक्स टू रिमेंबर दिस। भारत माता में ध्यान रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बनाई गई थी। दार्जिलिंग फॉग नंदलाल बोस, डिस्केंट ऑफ गंगाज और अर्जुनाज पिनेस जो कि आपको पालवा महाबलीपुरम में देखने को मिलेगी। और शकुंतला लुकिंग फॉर दुष्यंता ये पेंटिंग राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई है। देखिए रोशनी स्कैम जो काफी ज्यादा जो न्यूज में काफी ज्यादा जो है ये न्यूज में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये किस यूटी से रिलेटेड है? तो ध्यान रखना आपने रोशनी स्कैम जो है जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। देखिए रोशनी स्कैम में हुआ क्या, इसका रोशनी से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। इसमें ये था कि जो जेएंडके की जो प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी ओमार अब्दुल्ला के टाइम पे, उन्होंने क्या किया कि एक लॉ ये लेके आ गई कि जो भी जो गवर्नमेंट लैंड है जो वेस्ट लैंड है उसको जो है हमने जो फार्मर्स को जो है उसकी जो ऑनरशिप जो प्रोवाइड करा देनी है, लोगों को उसकी ऑनरशिप देनी है। और उसके बदले जो भी हम रिवेन्यू जनरेट करेंगे रजिस्ट्रेशन फीस से उससे हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है और गांव में जो है उससे जो है रोशनी आएगी, इसलिए इसका नाम रख दिया गया रोशनी एक्ट। और लेकिन इसमें जो काफी ज्यादा धांधली देखने को मिली, जितना जो रिवेन्यू है जो स्टेट गवर्नमेंट ने सोचा था उतना इसके द्वारा जो जनरेट नहीं हो सका। तो इसलिए ये रोशनी स्कैम जो आजकल जो काफी ज्यादा न्यूज में चला हुआ है। तो आपको सिंपली इतना पता होना चाहिए कि ये जो रोशनी स्कैम है ये जम्मू एंड कश्मीर यूटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखिए कई बार हम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं लेकिन ऐसी चीजें एग्जामिनेशन में आ जाती है और वहां पर हम क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चांसलर ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी? तो मैक्सिमम बच्चे करके आ जाएंगे भी गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है
चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटीज के, तो मैक्सिमम बच्चे ए करके आ जाएंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें ना लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ना प्रेसिडेंट है, ना पीएम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो है आपको जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट से देखने को मिलेंगे, और वाइस प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे अंडर द आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रेसिडेंट हमें मिलेंगे अंडर द आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। दिल्ली यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, इसलिए मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन फ्रेम किया। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922 में जो है फॉर्म हुई थी, और इसका मोटो रहता है डेडिकेशन, स्टीडफास्टनेस एंड ट्रूथ। और वाइस चांसलर इसके पीसी जोशी हैं, और चांसलर जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एन वेंकैया नायडू जी हैं। अब देखिए कुछ एक इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज और उनके चांसलर मैंने आपको यहाँ पर बताए हुए हैं। देखिए, जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, इग्नोर रहती है, इसके जो है चांसलर आपको जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार विश्व भारती यूनिवर्सिटी एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है, एकमात्र ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसके जो है पीएम जो आपको जो चांसलर देखने को मिलेंगे। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जनरली जो चांसलर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा जो रहती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनके द्वारा जो है उनको जो है अपॉइंट किया जाता है। तो ध्यान रखना, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के चांसलर आपको पीएम देखने को मिलेंगे, और इग्नो के जो है चांसलर आपको प्रेसिडेंट साहब देखने को मिलेंगे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं वो वाइस प्रेसिडेंट साहब आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि 2021 का वो कौन सा दिन होगा जिस दिन जो है हमारी गवर्नमेंट जो फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट करेगी पराक्रम दिवस। देखिए, हमारी गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिसीजन लिया है कि सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म दिवस है उसको पराक्रम दिवस के रूप में जो सेलिब्रेट किया जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो 23 जनवरी 1897 में जो है कटक में जो है प्रेजेंट डे उड़ीसा में जो है हुआ था। तो ध्यान रखना, 23 जनवरी को हर साल अब हम सेलिब्रेट करेंगे पराक्रम दिवस। तो देखिए, न्यूज हमें कितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। द हिंदू की ये न्यूज रहती है, नेताजी जो बर्थडे रहता है, तो देखिए सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी भी बोला जाता है, तो इनकी एनिवर्सरी को पराक्रम दिवस के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन जो ट्रिब्यूनल है और ऑल इंडिया अफोर्डेबल बुक है, इन्होंने जो है डिमांड की है कि इसको जो है देश प्रेम दिवस के रूप में मनाया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उसको पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। और जनवरी 23 जो है बर्थ एनिवर्सरी रहती है सुभाष चंद्र बोस की, इसको पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की जो पार्टी रहती है, देखिए न्यूज में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इसको ध्यान रखना, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो पार्टी है इसको सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो एस्टेब्लिश किया गया था। सुभाष चंद्र बोस और उनका क्या रोल जो है हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में रहा, इसके बारे में आप थोड़ी सी नजर मार लीजिए। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जो है प्रोमिनेंट फिगर थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। वो जो है एक एफिशिएंट लीडर के साथ साथ इन्होंने एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो हमारा निभाया। इनको हम रिमेम्बर करते हैं फॉर एक्टिव एंड एग्रेसिव रोल जो रहता है इनका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। अब देखिए, रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस क्या रहा इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। देखिए किस तरह से आपने मेंस में आंसर लिखना होता है। सबसे पहले आप इसमें मेंशन कर दीजिए पॉलिटिकल लीडरशिप। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो काफी एक्टिव रोल जो इंडिया की पॉलिटिकल लाइफ में जो प्ले किया मोस्ट ऑफ 1930s, और इनको जो जेल हुई 1921 टू 22 के दौरान जो सुभाष चंद्र बोस जेल में गए, और अपनी रिलीज के बाद जो इन्होंने ऑर्गेनाइज की ऑल बंगाल यंग मैंस कॉन्फ्रेंस। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे कुछ में पूछा जा सकता है। तो ऑल बंगाल यंग मैन कॉन्फ्रेंस जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो ऑर्गेनाइज की गई थी। 2 बार ये जो है प्रेसिडेंट भी रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, 1938 और 39। 1938 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ इन हरिपुरा, और 1939 में जो है त्रिपुरी में जो सेशन हुआ। इसके बाद जो है महात्मा गांधी जी के का साथ इनका थोड़ा मनमुटाव होने के कारण 1939 में जो है प्रेसिडेंसी जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की उससे जो इन्होंने जो रिजाइन दे दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपनी सेपरेट जो है पॉलिटिकल पार्टी जो एस्टेब्लिश कर दी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। और 1940 में जो बोस ने जो कन्वेंट की एक एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस एट रामगढ़। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस जो रहती है रामगढ़ में 1940 में इसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, और ज्वाइंट एफर्ट था ये फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा का। और अदर नेशंस के साथ भी इन्होंने वर्क किया। जर्मनी और जापानीज हेल्प इन्होंने सपोर्ट जो मांगी टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम फोनो रूल। लेकिन ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहता है, क्योंकि नाजी जर्मनी वगैरह की सपोर्ट लेना एक थोड़ा कंट्रोवर्सी भरा डिसीजन का माना जाता है। फ्रीडम आर्मी इनके द्वारा जो है एस्टेब्लिश की गई, और बोस को जो है नेताजी बोला गया बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। इंडियन नेशनल आर्मी इनके द्वारा जो है जुलाई 1943 में जो सिंगापुर में जो है एस्टेब्लिश की गई। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने ध्यान रखना, ऑरलैंडो मेजोटा एक फिक्टिशियस नेम, एक सुडो नेम जो है था, जिस नेम के साथ ये जो हिटलर से मिले थे, और हिटलर की सहायता इन्होंने फ्रीडम आर्मी मुक्ति सेना जो एस्टेब्लिश की थी। उसके बाद आजाद हिंद गवर्नमेंट जो इन्होंने जो एक्साइज में जो एस्टेब्लिश की थी। मास मोबिलाइजेशन, देखिए लोगों को इकट्ठा करने की इनके में जो है काफी ज्यादा जो एक कैपेबिलिटी थी। वुमेन मोबिलाइजेशन, वुमेन एम्पावरमेंट में जो काफी ज्यादा जो बिलीव करते थे। और इनकी जो एक जो जो इनकी जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, इसमें एक इन्होंने जो है अलग से एक रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट भी जो है एक उसमें बनाई हुई थी। उसके बाद देखिए यूथ लीडरशिप में जो ये काफी ज्यादा जो विश्वास रखते थे, यूथ लीग्स के लिए इन्होंने काफी ज्यादा वर्क किया। तो इस तरह से आपने जो लिखना होता है कि किस फ्रीडम फाइटर का क्या रोल है फ्रीडम स्ट्रगल में, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये समझ सकता हूँ, ये क्वेश्चन काफी इजी है। इसमें सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि 46 प्रेसिडेंट जो है यूएसए के कौन बने हैं, तो काफी ज्यादा न्यूज में जो बाइडन जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते हैं, ये जो है 46 प्रेसिडेंट जो है बन गए हैं। और कमला हैरिस जो है नई वाइस प्रेसिडेंट जो है यूएसए की बनी हुई है, और फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस बनी हुई है। जो बाइडन जो है सबसे ओल्ड जो है वाइस प्रेसिडेंट सॉरी प्रेसिडेंट बने हुए हैं यूएसए के, 78 साल की उम्र जो है हो गई है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज में है द हिंदू की, बाइडन स्वॉन, स्वॉन का मतलब होता है शब्द ले लेना, तो बाइडन स्वॉन इन डिलीवर्स मैसेज ऑफ यूनिटी एंड होप। और कमला हैरिस जो फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट यूएसए की बन गई है। तो ये जो है जोसेफ आर बाइडन जो रहते हैं, जो बाइडन ये जो इलेक्टेड हो गए हैं 46 प्रेसिडेंट जो है ऑफ द यूएस। कमला हैरिस का आपने देखा फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट जो है यूएसए की बनी हुई है, और फर्स्ट जो है ब्लैक प्रेसिडेंट भी यूएसए की बनी हुई है, और 49th ये जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है यूएसए की जो है बनी हुई है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस स्टेट ने रिटेन कर लिया अपनी लीडरशिप पोजीशन इन द मेजर स्टेट्स कैटेगरी इन द सेकंड एडिशन ऑफ द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग। देखिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के बारे में आप जान लीजिए। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? हमारा नीति आयोग जो है हर साल इसको रिलीज करता है। ये सेकंड एडिशन है। पहला जो इन्होंने जो है अक्टूबर 2019 में जो रिलीज किया था, और ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है 2020 का ये जो इंडेक्स रहता है। और इसमें 3 कैटेगरीज जो इन्होंने स्टेट्स की बनाई हुई है। एक मेजर स्टेट्स कैटेगरी रहेगी, उसके बाद जो है हिल स्टेट्स रहेंगी, और उसके बाद जो है यूटीज की अलग से, जो यूटीज और स्मॉलर स्टेट्स भी इसमें डाली गई। 3 कैटेगरीज में इन्होंने जो है इनमें डिवाइड किया हुआ है। तो मेजर स्टेट कैटेगरी में लगातार जो कर्नाटका जो टॉप में रह रहा है, और सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु इसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए एआईआर ऑल इंडिया रेडियो की आप न्यूज देख सकते हैं। नीति आयोग ने रिलीज कर दिया सेकंड एडिशन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020, और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे राजीव कुमार जी। और इस तरह के क्वेश्चन भी हमसे जो है पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो 2020 रैंकिंग अगर हम बात करें, तो कर्नाटका ने रिटेन कर लिया फर्स्ट पोजीशन इन दी मेजर स्टेट कैटेगरीज, महाराष्ट्र उसके बाद तमिलनाडु थर्ड पोजीशन के ऊपर। नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट कैटेगरी में बहुत ही अच्छी बात है हिमाचल वालों के लिए, हिमाचल प्रदेश ने टॉप की हुई है पोजीशन, फॉलोड बाय उत्तराखंड एंड मणिपुर। और यूटीज की कैटेगरी में दिल्ली जो है टॉप के ऊपर है, और उसके बाद चंडीगढ़। और वर्स्ट कैटेगरी स्टेट्स में बिहार झारखंड हमें जो है देखने को मिलते हैं, सॉरी वो सबसे कम रैंकिंग में, सॉरी। और 17 इसमें मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में है, 10 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, और 9 जो इसमें जो हमें यूटी जो देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपने याद रखना है, वो आपने याद रखना है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है नीति आयोग द्वारा रिलीज किया जाता है। ये सेकंड एडिशन है, इससे पहले फर्स्ट एडिशन 2019 में रिलीज की गई थी। और मेजर स्टेट कैटेगरी में इनोवेशन की फील्ड में टॉप हमारी जो स्टेट कर रही है वो कर्नाटका कर रही है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। और हिल स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश, फॉलोड बाय उत्तराखंड एंड मणिपुर। एंड यूटीज में आप ध्यान रखना टॉप बाय दिल्ली, फॉलोड बाय चंडीगढ़। और सबसे कम रैंकिंग मेजर स्टेट कैटेगरी में जो बिहार की है, उसके ऊपर फिर झारखंड में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देखते हैं। यहाँ पर जो मैच करने के लिए आपको बोला गया है आर्टिकल 21 देखिए। तो आर्टिकल 21 से इंस्पिरेशन लेती है हमारी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो फर्स्ट ठीक हो जाएगा। फिर आर्टिकल 279 ए जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल से रिलेटेड रहता है, तो ध्यान रखना जीएसटी काउंसिल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और जीएसटी को हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया गया था बाय द 101st कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016, और 1 जुलाई 2017 से इसको जो इंप्लीमेंट कर दिया गया है हमारी कंट्री में। और आप ध्यान रखना 102nd कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो रहता है 2018 का, ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कंस्टिट्यूशनल स्टेटस देने से रिलेटेड है। और इसने जो है आर्टिकल 323 बी जो हमारे कंस्टिट्यूशन में स्टार्ट किया था। 103rd जो कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो रहता है 2019 का, इसने 10% रिजर्वेशन जो है ईडब्ल्यूएस को जो है प्रोवाइड करी थी। और अभी रिसेंटली जो है 104th कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमें जो है देखने को मिला 2020 का। इसके द्वारा जो एंग्लो इंडियंस की जो रिजर्वेशन थी अंडर द आर्टिकल 331 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 2% जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो नॉमिनेट किए जाते थे लोकसभा का, उसको जो खत्म कर दिया गया है। और SC/ST रिजर्वेशन को जो 10 साल के लिए और जो इंक्रीज कर दिया है। और आर्टिकल 323 ये जो है ट्रिब्यूनल से रिलेटेड रहता है, और इसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आपको 323 ए में देखने को मिलेगी, और 323 बी में जो है ट्रिब्यूनल रिलेटेड टू अदर मैटर्स आपको देखने को मिलेगी। तो सारी की सारी ये जो करेक्टली जो है मैच है। देखिए हमारे संविधान में जो है 22 पार्ट्स हैं, और पार्ट जो 14th ए की अगर हम बात करें, उसमें हमें देखने को मिलेगी ट्रिब्यूनल्स। और उसमें 2 आर्टिकल्स हैं 323 ए दैट इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, और दूसरा आर्टिकल है इसमें 323 बी ट्रिब्यूनल्स रिलेटेड टू दी अदर मैटर्स। अब देखिए ट्रिब्यूनल से रिलेटेड अगर आपको मेंस में क्वेश्चन लिखने को आता है, तो आपको ये बताना चाहिए कि आपने सिंपल एक डेफिनेशन ट्रिब्यूनल्स की देनी है। ट्रिब्यूनल जो है क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं जो कि स्टेब्लिश की जाती हैं। सॉरी, आपने लिखना है कि ट्रिब्यूनल जो है देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं जो कि स्टेब्लिश की जाती है टू परफॉर्म द क्वासी जुडिशियल फंक्शंस। एक स्पीडी जस्टिस जो है लोगों को प्रोवाइड करने के लिए इनको बनाया गया है। और इसमें ट्रिब्यूनल की एक सबसे बड़ी खास बात यहाँ पर रहती है कि जुडिशियल पर्सन के साथ साथ यहाँ पर जो फील्ड एक्सपर्ट भी हमें देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए एनजीटी है, आपने कंसेप्ट को समझना है। एनजीटी देखिए एक ट्रिब्यूनल है, इसमें देखिए चेयरपर्सन तो इसके आपको जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपको देखने को मिलेंगे।
लेकिन इसमें जो अदर जो मेंबर्स रहेंगे वो जो है फील्ड एक्सपर्ट्स रहेंगे, तो इसलिए ट्रिब्यूनल्स को बनाया गया है। और सबसे बड़ा कारण ट्रिब्यूनल्स को बनाने का है कि ये जो है स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करती है। दूसरा, लेस एक्सपेंसिव भी आपको जो देखने को मिलेगी। तीसरा, इसमें एक्सपर्टाइज भी आपको जो देखने को मिलती है। तो इस तरह से आपने जो है मीन्स में आंसर लिखने होते हैं। तो ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। ट्रिब्यूनल जो है जनरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज है जो कि बनाई जाती है टू परफॉर्म दी क्वासी जुडिशियल फंक्शंस। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में आप जान लीजिए। 2010 में अंडर द एनजीटी एक्ट 2010 इसमें जो है डिस्पोज किए जाते हैं सिविल केसेस रिलेटिंग टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, इंक्लूडिंग इन्फोर्समेंट ऑफ एनी लीगल राइट्स रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। और ये जो है इनेक्टेड हुई थी थ्रू दी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और ये जो है आर्टिकल 21 जो रहता है कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन ड्रॉ करती है, जो कि बोलता है कि राइट टू लिव इन अ क्लीन एंड हेल्थी एनवायरमेंट। उसके बाद जीएसटी काउंसिल की अगर बात करें तो आर्टिकल 271 ए के तहत जो है ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमें जो देखने को मिलती है। और वन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016 का, इसके द्वारा जो है 1 जुलाई 2017 से हमारी कंट्री में जो जीएसटी को जो लागू कर दिया गया है। उसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। 323 ए में ये देखने को मिलेगी पार्ट 14 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये जो है डिस्प्यूट जो रहते हैं और कंप्लेंट जो रहती है, रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस पर्सन अपॉइंटेड टू द पब्लिक सर्विस, उससे रिलेटेड ये जो डील करती है। देखिए ट्रिब्यूनल्स जो है न्यूज में इसलिए थी क्योंकि न्यूज ये आ रही है द हिंदू की कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है साइट्स है मस्ट गो गेट ऑथराइजेशन। तो एनजीटी ने बोला हुआ है कि ये जो बायोमेडिकल वेस्ट साइट्स है इनको तो आप जो ऑथराइज कीजिए, इनकी एक ऑथराइजेशन कीजिए। और एनजीटी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये जो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये चीज जो है बोली हुई है। और एनजीटी के चीफ आज की डेट में हमें जो आदर्श कुमार गोयल जो है इसकी जो हमें जो चेयरपर्सन जो देखने को मिलते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन के सामने यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन यूपीएससी ने कैसे फ्रेम किया हुआ है। इसमें काफी कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो यूपीएससी ने मांगी हुई है। इसमें पूछा हुआ है कि हाउ इज द एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब देखिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में मैं आपको बता दूं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि स्टेब्लिश हुई है अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। तो 1974 में ये स्टेब्लिश हुई है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेंगे। और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 से भी जो ये जो पावर जो है विड्रॉ करती है। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम है मॉनिटर करना एयर एंड वाटर पॉल्यूशन इन अवर कंट्री। और एनजीटी क्या है, एनजीटी जो एक जो है ट्रिब्यूनल है, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कि एनजीटी एक्ट 2010 के द्वारा बनी हुई है। यानी कि एनजीटी भी क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप देख सकते हैं एनजीटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एक्ट। तो बिल्कुल सही बात है, एनजीटी एक एक्ट के द्वारा एस्टैब्लिश हुई है। वेयर एज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल हैड बीन क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। ये गलत बात हो जाएगी। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी जो आपके जो है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के द्वारा जो एस्टैब्लिश हुआ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। तो जहां जहां वन है उसको जो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट अब हम पढ़ेंगे। एनजीटी प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प रिड्यूस द बर्डन ऑफ द litigation in the higher courts। बिल्कुल सही बात है। Whereas central pollution control also promotes cleanliness of the streams and wells and aims to improve the quality of air in the country। ये बात बिल्कुल सही बात है। तो ओनली सेकंड जो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ये एस्टैब्लिश हुई थी अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1974। और ये जो है पावर विड्रॉ करती है अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1981। इसका मेन काम रहता है टू मॉनिटर एंड इंप्रूव दी वाटर एंड एयर क्वालिटी, और वाटर और एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करना और वाटर और एयर क्वालिटी को जो इंप्रूव करना, पॉल्यूशन को जो है कम करना। ये जो इसके एम और वर्क रहते हैं। इसके हेडक्वार्टर जो आपको जो है न्यू दिल्ली में देखने को मिलेंगे। और श्री शिवदास मीना जो आईएएस जो रहते हैं इन प्रेजेंट इसके जो आपको जो है डायरेक्ट जो देखने को मिलेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है एनजीटी के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है। और इसमें जो है ये PM 2.5 पार्टिकुलर मैटर 2.5 PM 10 SO2 NO2 कार्बन मोनोऑक्साइड ओजोन अमोनिया NH3 और लेड को ये जो है इसकी क्वांटिटी जो है एयर में ये जो है मेजर करते हैं इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी इजी क्वेश्चन मैंने आपके लिए जो है फ्रेम कर दिया हुआ है। तो व्हेन वाज ILO फॉर्म, ये क्वेश्चन आपसे रिलेटेड मैंने फॉर्म किया। तो ILO जो है 1919 में जो एस्टेब्लिश हुआ है। देखिए आपने एक बात ध्यान रखनी, यूएन और लीग ऑफ नेशंस के बीच में जो है उनसे फर्क जो है कई बार पूछ लिए जा सकते हैं मेंस में। आप ध्यान रखना यूनाइटेड नेशन जो है वर्ल्ड वार सेकंड के बाद एक बॉडी एस्टेब्लिश की गई थी टू प्रिवेंट द फ्यूचर वर्ल्ड वार। और लीग ऑफ नेशन जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जो है एक ऑर्गेनाइजेशन जो है कंट्रीज की क्रिएट की गई थी टू प्रिवेंट द फ्यूचर वर्ल्ड वार। लेकिन लीग ऑफ नेशन फेल हो गई क्योंकि बाद में दूसरा वर्ल्ड वार भी हो गया। तो उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश की गई। और यूनाइटेड नेशन काफी ज्यादा सक्सेसफुल लीग ऑफ नेशन रहती है। लीग ऑफ नेशन में कभी 50 से ज्यादा जो मेंबर नहीं रहे, लेकिन यूएन में आज की डेट में आप देखते हैं 193 मेंबर्स आपको यूएन में जो देखने को मिलेंगे। और यूएन के हेडक्वार्टर जो आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेंगे। और जो यूनाइटेड नेशन का जो प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा लीग ऑफ नेशन से हमने विड्रॉ किया हुआ है। लीग ऑफ नेशन में भी जो एक जो सिक्योरिटी काउंसिल इसमें थी, और यूनाइटेड नेशन में भी आपको जो सिक्योरिटी काउंसिल इसकी देखने को मिलती है। और एक बहुत बड़ा फर्क आपने ध्यान रखना, मैक्सिमम जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की वो जो है 1945 या उसके बाद स्टेब्लिश हुई है, इसकी स्टेब्लिश होने के बाद। लेकिन एक्सेप्ट जो ILO है, ILO जो है
लीग ऑफ नेशन के टाइम ही 1919 में जो एस्टेब्लिश हुई थी। तो इस तरह से हम ध्यान रखना, आईएलओ जो है कि यूनाइटेड नेशन एजेंसी है, इसका मैंडेट रहता है टू प्रमोट दी इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स इनके द्वारा सेटअप किए जाते हैं। 187 जो मेंबर स्टेट जो आईएलओ की देखने को मिलती है हमें, इसमें 186 जो है आपकी यूएन मेंबर स्टेट्स है, प्लस कुक आइलैंड्स में देखने को मिलती है। और इसके हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो देखने को मिलेंगे। तो यूएन की एक स्पेशल एजेंसी है, 11 अप्रैल 1999 हुई है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और गाय राइडर जो इसके आपको जो है डायरेक्टर जनरल जो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि शाहीन थर्ड मिसाइल जो है कि न्यूक्लियर केपेबल एक सरफेस टू सरफेस जो है बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे जाएगी सरफेस टू सरफेस टू इस तरफ से जाएगी, एक पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स की रहेगी। एक क्रूज मिसाइल हमारे पास होती है, वो पहले इस तरह से जो है बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी और उसका 90 डिग्री के ऊपर घूम के जो है टारगेट को जो हिट करेगी। इस तरह की मिसाइल को बोलते हैं क्रूज मिसाइल, और इस तरह को बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियर केपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जो शाहीन थर्ड है, जिसकी रेंज जो 2750 किलोमीटर रहती है, किस कंट्री के द्वारा सेंट्री टेस्टेड की गई? तो ये जो है पाकिस्तान के द्वारा जो सेंट्री टेस्ट की गई है इसको। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पाकिस्तान ने टेस्ट कर दिया है न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। और आपने ध्यान रखना, नूर एक मिसाइल काफी ज्यादा जो न्यूज में थी, नूर। तो नूर एक मिलिट्री जो है सैटेलाइट रहती है आपकी ईरान की, और नूर ही एक इनकी मिसाइल भी है ईरान की ही। अगर नूर हम सैटेलाइट की बात करें तो ये मिलिट्री सैटेलाइट में देखने को मिलती है ईरान की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड जो है फ्रेम किया गया है। इसमें पूछा गया कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस स्कीम के। तो देखिए पहले बात इसमें बोली गई टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ एनी ऑफ द नोटिफाइड क्रॉप्स एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल कैलमिटीज। नेचुरल कैलमिटीज होती है किसी भी प्रकार की नेचुरल कोई घटना हो जाती है, जैसे अर्थक्वेक हो गया या स्लाइडिंग हो गई या फ्लड वगैरह आ गई, तो इनको हम कैलमिटीज बोल देते हैं। पेस्ट एंड डिजीज की वजह से बिल्कुल सही बात है। इसमें टू स्टेबलाइज इनकम फार्मर्स टू इंश्योर देयर कंटिन्यूअस इन फार्मिंग, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और टू इंश्योर फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रहेंगे। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है कि सारे सारे करेक्ट है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसने जो है 5 साल जो है अपने जो है कवर कर ली है। 2016 में जो इसको जो लॉन्च किया गया था, इसके मेन ऑब्जेक्टिव रहते हैं कि इंश्योरेंस कवर जो प्रोवाइड करना और फाइनेंशियल सपोर्ट जो फार्मर को प्रोवाइड करना इन केसेस ऑफ फेलियर ऑफ एनी नोटिफाइड क्रॉप एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल कैलमिटीज पेस्ट एंड डिजीज। इसमें स्टेबलाइज करनी है इनकम ऑफ फार्मर टू इंश्योर देयर कंडीशन इन फार्मिंग, इनकरेज करना है फार्मर टू अडॉप्ट इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इंश्योर करना फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। और ये जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो भी इंपैनल्स है उनके द्वारा ये प्रोवाइड की जाएगी और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है। और स्कीम जो है कंपल्सरी आती है ऐसे फार्मर जिन्होंने जो लोन वगैरह जो लिया हुआ है और केसीसी अकाउंट जिनके जो है रहते हैं, और दूसरों के लिए वॉलंटरी है। अब न्यूज में इसलिए थी क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की प्रेस रिलीज जो है पीआईबी की 12 जनवरी 2021 को आएगी। 13 जनवरी 2021 को जो है 5 साल जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कवर कर ली है। तो 13 जनवरी 2016 को जो है स्कीम को जो लॉन्च किया गया था। एक चीज आपने ध्यान रखनी, प्री सोविंग एज वेल एज पोस्ट हार्वेस्ट जो भी लॉसेज होते हैं वो भी इसमें जो कवर किए गए हैं, यानी कि बोने से पहले के लॉसेज भी अगर कुछ हो जाते हैं, और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज को भी जो इसमें जो कवर किया गया है, मतलब फसल काटने के बाद भी अगर कोई नुकसान फसल को होता है तो वो भी इसमें कवर किए गए हैं। देखिए अफ्रीका का साहेल रीजन जो है काफी ज्यादा जो है न्यूज में था तो इसमें क्वेश्चन आपसे रिलेटेड ये फ्रेम किया गया कि साहेल रीजन जो है किन किन कंट्रीज को जो इंक्लूड करता है। तो देखिए आपको बताना चाहिए चैड, माली और इरिट्रिया, तीनों तीनों कंट्री जो आपको जो है साहेल रीजन में जो देखने को मिलेगी। तो ये देख सकते हैं आप अफ्रीका का साहेल रीजन। तो इसमें सेनेगल, मोटियाना, माली, बुर्किना फासो, नाइजेरिया, यहाँ पर आपको लेक चैड देखने को मिलेगी, चैड इसके अंडर डाला गया है, सुडान और इरिट्रिया ये कंट्रीज आपको, और इथोपिया। इथोपिया को देखिए पुराना नाम इसका जो है एब्सिनिया जो रहता है, मुसोलिनी ने जो इसके ऊपर अटैक किया हुआ था वर्ल्ड वार सेकंड से पहले। तो इस तरह से इनकी कुछ एग्रेसिव पॉलिसी जो है मुसोलिनी और हिटलर की रही, जिसकी वजह से वर्ल्ड वार सेकंड जो है हुआ। अब न्यूज में क्यों है, क्योंकि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक्सप्रेस किए हैं सीरियस कंसर्न ओवर द सिक्योरिटी सिचुएशन इन द साहेल एंड लेक चैड रीजन इन द वेस्टर्न अफ्रीका। और हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टीएस त्रिमुतु साहब यूएन के लिए, उन्होंने इस पे काफी ज्यादा जो है डीप कंसर्न जो है बनाया हुआ है। और टेररिस्ट अटैक जो कि बोको हरम के द्वारा नाइजीरिया में हुए और लेक चैड रीजन में इस्लामिक स्टेट के द्वारा, इसके ऊपर काफी डीप कंसर्न देखिए। देखिए इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है नॉन परमानेंट मेंबर बन गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 15 टोटल जो है मेंबर्स होते हैं, इसमें 5 परमानेंट हो गए, जिसमें फ्रांस है, रशिया है, अमेरिका है, चाइना है और यूनाइटेड किंगडम है। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है इसमें हमें देखने को मिलते हैं। और 10 ये जो नॉन परमानेंट मेंबर है ये 2 इयर्स टर्म्स के टेन्योर के लिए जो ये जो बनते हैं, और 5 इसमें जो हर साल जो रिटायर हो जाते हैं। अब ये जो 15 मेंबर्स हैं, इसमें किसी भी चीज को पास करना है तो 3/5 मेंबर्स की इसमें जो सहमति चाहिए होती है एटलीस्ट, यानी कि 9 मेंबर्स की सहमति होनी चाहिए। और जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर दी गई है, और एक भी जो है वीटो पावर का यूज कर लेता है तो वो जो है रेजोल्यूशन वही खत्म हो जाएगी, वो काम नहीं होगा। और आपने एक बात और ध्यान रखनी, अगर मान लीजिए कोई भी अपसेंट होता है, अगर अपसेंटेशन अपनी करता है वहां से परमानेंट मेंबर्स में जो 5 परमानेंट मेंबर्स उनमें से अगर किसी रेजोल्यूशन से कोई
परमानेंट मेंबर एब्सेंट रहता है तो उसको जो है वीटो नहीं माना जाता है, उसको सिंपली एक एब्सेंटेशन माना जाता है और वो चीज जो है पास हो जाती है। तो मिनिमम 9 की सहमति जो है 15 जो मेंबर है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल 9 की सहमति जो है चाहिए होती है किसी भी चीज को पास करने के लिए। अब देखिए लेक चैड अगर न्यूज में तो उसको भी मैप में लोकेट करना बहुत जरूरी है। तो ये रहा हमारा लविंग इंडिया, यहाँ से हम वेस्ट की तरफ जाएंगे। देखिए एक बहुत ही जो देखिए यूएन की अगर हम कमियों में बात करें तो यूएन में आज की डेट में बहुत सारे स्ट्रक्चरल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। टेररिज्म को टैकल उतनी सही ढंग से यूनाइटेड नेशन नहीं कर पा रहा है। डोमिनेशन जो है सुपर पावर्स की रहती है। जैसे 1984 में जो है निकारागुआ का जो है इंसिडेंस रहा, थोड़ा सा अगर हम इसकी बात करें, निकारागुआ देखिए आपको निके निकारागुआ जो है आपको जो है इसकी कैपिटल जो मनागुआ देखने को आपको मिलेगी। तो 1984 में देखिए निकारागुआ और यूएस के बीच में डिस्प्यूट था, जिसमें निकारागुआ ने जो है कंप्लेंट की कि यूएसए जो है इनके हार्बर्स में जो माइनिंग कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला कि ठीक है यूएसए को जो है कंपनसेशन देनी चाहिए निकारागुआ को, लेकिन आज तक वो कंपनसेशन यूएसए ने नहीं दिया है। तो हम एक चीज ये बोल सकते हैं कि यूएन आज भी जो है डोमिनेटेड है बाय द 5 परमानेंट मेंबर्स। और बिटो पावर जो रहती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ये भी कहीं ना कहीं जो वर्क जो रहता है यूनाइटेड नेशन का इसको अंडरमाइन करती है। उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ रीजन ऐसे हैं जिनकी ओवर रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हम अगर बात करें यूरोप की, तो यूरोप में फ्रांस और यूके की जो है रिप्रेजेंटेशन है, जबकि अगर हम यूएसए से सॉरी अमेरिकन कैंटोनमेंट से बात करें तो अमेरिका की रिप्रेजेंटेशन है। एशिया से भी हमें जो है चाइना देखने को मिलता है, और रशिया जो है पार्शियल यूरोप में और पार्शियल एशिया में। तो ओवर रिप्रेजेंटेशन कुछ एक रीजन की है। लेकिन अफ्रीकन इतनी बड़ी 54 नेशन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हम देखने को मिलते हैं, 121 करोड़ यहाँ की आबादी है, लेकिन यहाँ से कोई भी परमानेंट मेंबर जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है। तो देखिए इंडिया एक सॉफ्ट पावर है, और इंडिया ने अभी रिसेंटली एक मांग ये भी रखी थी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है अफ्रीका जो अफ्रीकन जो यूनियन है पूरी की पूरी, इसको जो है परमानेंट सीट जो है देनी चाहिए। तो ये इंडिया की एक बहुत बड़ी ये जो है बात रहती है, एक बिग ब्रदर और एक जो है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी जो है इंडिया जो है बनाता है। तो ये काफी अच्छी बात है। वैक्सीन भी रिसेंटली हमने नेबरिंग कंट्री जैसे कि म्यांमार हो गया, बांग्लादेश वगैरह, श्रीलंका वगैरह को हमने भेजी है। तो एक बहुत ही अच्छा रोल जो है इंडिया जो है वर्ल्ड स्टेबिलिटी और ग्लोबल स्टेबिलिटी में जो है अपनाता है। तो चैड में अगर देखिए हम इस तरह से जूम करें, चैड नाइजर वगैरह ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, इनका कोई भी एसेस टू को नहीं है। चैड की अगर आप कैपिटल देखें एन डिजमेनिया इसकी जो है कैपिटल देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर हम चैड में जो है जूम करें, तो जो जो लेक चैड जो थी जो कि न्यूज में थी, उसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर जूम करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी लेक चैड। अब देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि लेक चैड जो है किन दो कंट्रीज के बीच में है, तो ये जो है कैमेरोन और चैड के बीच में ये जो है लेक आपको जो देखने को मिलेगी इस तरह से। और देखिए लेक विक्टोरिया भी देखिए यहाँ की जो है एक काफी इंपॉर्टेंट जो है लेक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो लेक जो विक्टोरिया है वो तांजानिया, केनिया और उगांडा के बीच में इस तरह देखने को मिलती है। उगांडा की कैपिटल है कंपाला, केनिया की है नैरोबी, और तांजानिया की डोडोमा। और केनिया कैपिटल नैरोबी में आपको यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के जो हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड जो पूछा जा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कौन रिलीज करता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो रिलीज करता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है क्या? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एस्टैब्लिश्ड बाय द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन 1974, और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981 से ये पावर विड्रॉ करेगा। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। शिवदास मीना आपको प्रेजेंट इसके जो चेयरमैन देखने को मिलेंगे, और मेन काम इसका रहता है टू मॉनिटर द एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, और एयर एंड वाटर की जो क्वालिटी है उसको जो इंप्रूव करना, टू इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो रहता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, इसमें ये PM10 को मेजर करेंगे, PM2.5 को मेजर करेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को मेजर करेंगे, और कार्बन मोनोऑक्साइड को मेजर करेंगे। एक चीज आप ध्यान रखनी, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में कवर नहीं किया जाता। तो 4 जहां जहां पर होगा उसको हम काट देंगे। तो नेचुरली हमारे पास जो आंसर में बचेगा 1, 2, 3 एंड 5th भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो बी इज राइट आंसर। तो इस तरह से आप ध्यान रखना एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो 8 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, PM2.5, PM10, NO2, SO2, CO, ओजोन, O3, अमोनिया, NH3 और लेड पीबी। और आपने एक बात ध्यान रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड को जो इसमें मेजर नहीं किया जा सकता है, कंफ्यूज मत हो जाना एग्जामिनेशन में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप देखें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो लॉन्च किया था 2014 में, इसमें एयर क्वालिटी को जो मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ 6 कैटेगरीज। गुड क्वालिटी इसमें मेजर की जाएगी फ्रॉम 0 to 50, सेटिस्फैक्टरी रहेगी 51 to 100। देखिए ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये 0 to 500 ये जो है इसमें इसको मेजर किया जाता है स्केल में। और अगर 0 to 50 आ रहा है तो गुड है, सेटिस्फैक्टरी 51 to 100, मॉडरेटली पॉल्यूटेड या मॉडरेट इसको हम बोल देते हैं 101 to 200, फिर पुअर रहेगा 201 to 300, और वेरी पुअर 1 to 400, और सैब रहेगा 1 to 500। ओके। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया इन कंसल्टेशन विद IIT कानपुर। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी ज्यादा न्यूज में था। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि शोला भट्टी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये जो है स्प्रेड है अक्रॉस बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो शोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपको जो है दिल्ली और हरियाणा रीजन में ये देखने को आपको जो है मिलेगी। इस तरह से विकिपीडिया का आप एक जो है कटआउट देख सकते हैं। शोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है 32.71 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया की एक जो है साउथर्न दिल्ली रीज जो रहती है, अरवली हिंद जो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर में रहती है, यहाँ पर ये लोकेटेड रहेगी।
और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वन ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग रिमेनेंट्स रहते हैं दिल्ली रिज हिल रेंज के और सेमी एरिड फॉरेस्ट जो रहते हैं दिल्ली के पास, जिसकी डिपेंडेंट लाइफ के जो है लास्ट रिमेन्स ये रहते हैं, तो इसको प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और स्क्रीन के सामने देखते हैं, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि रिसेंटली देखिए स्टार्टअप इंडिया एक इंटरनेशनल समिट जो ऑर्गेनाइज हुई न्यू दिल्ली में, और इसमें हमने बीमस्टैक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीलेटरल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी कंट्रीज इसमें जो है गेस्ट के रूप में आई, हमने इनकी पार्टिसिपेशन देखी। तो इस समिट का क्या नाम था? तो इस समिट का नाम रखा गया था प्रारंभ। देखिए ये AIR की इस तरह से न्यूज आती है कि पीएम ने अनाउंस कर दिया स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम ऑफ 1000 करोड़ फॉर स्टार्टअप्स। तो प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट इस तरह से हुई और बिम्स्टेक कंट्रीज की इसमें हमने जो पार्टिसिपेशन देखी। तो प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट जो है ऑर्गेनाइज की गई बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 15-16 जनवरी 2021। और हमारी कंट्री में FDI को रेगुलेट भी जो है आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड जो है करता है। बिम्स्टेक से रिलेटेड भी जान लीजिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है 7 नेशन का, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का ये जो है एक ग्रुप है। इसमें हमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड जो है देखने को मिलते हैं, जो कि डिपेंडेंट रहते हैं बे ऑफ बंगाल के ऊपर। और यहाँ पर आपने ध्यान रखना बिम्स्टेक की मेंबर कंट्रीज है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। और सेक्रेटरीट जो इसका हेडक्वार्टर है ये आपको ढाका में देखने को मिलेगा, ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। और चेयरमैनशिप करंटली जो है श्रीलंका के पास इसी हमें देखने को मिलेगी, और सेक्रेटरी जनरल इसके जो तेंजिन लेकपाल जी देखने को मिलेगा, और 6 जून 1997 को ये जो एस्टेब्लिश हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड नॉट लोकेटेड इन साउथ चाइना सी। देखिए साउथ चाइना सी जो है काफी ज्यादा जो है न्यूज में रहता है। थर्ड ऑफ द सी ट्रेड जो है साउथ चाइना सी से होते हुए गुजरता है। तो डिफरेंट जो कंट्री, चाहे वियतनाम है, चाहे फिलीपाइंस है, चाहे चाइना है, ये जो है अलग अलग इसमें जो है एरिया को जो है क्लेम करती है। और चाइना की तो देखिए काफी ज्यादा जो है एग्रेसिव पॉलिसी जो है इंटरनेशनल लिस्ट में हम जो देखने को मिलती है। भूटान के एरिया में इन्होंने एक विलेज जो है बनाया हुआ है, ऐसी न्यूज़ें आती रहती है। अरुणाचल प्रदेश में भी इनके जो है कई जगह जो है पोजेशन है, एक विलेज इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन इंडिया ने बोला हुआ है कि 1959 से वो विलेज जो है या वो एरिया जो है इनके पास ही है। अरुणाचल प्रदेश जो रहता है इंडिया का, इसको आज तक जो है चाइना के द्वारा जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। और इंडिया की मिस्टेक ये रहती है कि हमने तिब्बत को जो है चाइना का जो है ऑटोनोमस रीजन जो है मान लिया हुआ है। तो ये हमारी इंटरनेशनल रिलेशन में हम एक मिस्टेक अपनी मान सकते हैं। तो देखिए हम देखना स्पार्टले आइलैंड्स हो गए, नेटिवना आइलैंड्स हो गए और पार्सल आइलैंड्स हो गए, ये सारे के सारे साउथ चाइना सी में है। शेनकाकू आइलैंड जो है देखिए चाइना और जापान के बीच में एक डिस्प्यूटेड जो आइलैंड है, जिसको चाइना क्लेम करता है, लेकिन अंडर ये जापान है, और ये ईस्ट चाइना सी में जो ये डिस्प्यूट रहता है। तो राइट आंसर हमारा इसमें हो जाएगा सी। तो ध्यान रखना शेनकाकू आइलैंड जो है चाइना और जापान के बीच में डिस्प्यूट्स हैं। इसी तरह कुरिल आइलैंड्स हैं, कुरिल आइलैंड जो है जापान और रशिया के बीच में जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इस तरह से आप साउथ चाइना सी का जो है इस तरह से मैप देख सकते हैं। सबसे ऊपर नॉर्थ में मिलेंगे आपको, अगर ऐसे आप देखें तो प्रटाटाज आइलैंड्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको पार्सल आइलैंड्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, फिर स्पार्टले आइलैंड्स, और सबसे नीचे मिलेंगे आपको नेट्यूना आइलैंड्स। और साउथ चाइना सी को जो टच जो करेंगे, जिनकी कोस्ट इसमें रहेगा आपके पास चाइना, उसके बाद रहेगा आपके पास वियतनाम, उसके बाद रहेगा आपके पास मलेशिया, और यहाँ पर आपको दोबारा मलेशिया देखने को मिलेगा, उसके बाद ब्रुनई, और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है फिलीपाइंस देखने को मिलेगा। फिलीपाइंस की कैपिटल है मनीला, मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक के आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। लूजोन स्ट्रेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी बिटवीन फिलीपाइंस एंड ताइवान, ताइवान का पुराना नाम है फॉर्मोसा। और हांगकांग जो है, हांगकांग और मकाऊ जो है ऑटोनोमस रीजन है चाइना के। इस तरह से हेकाऊ हो गया, जेंगजियांग हो गया, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट है यहाँ पर। और गुड ऑफ टोनकिन आपको जो है इस तरह से वियतनाम और चाइना के बीच में देखने को मिलेगी। सुल्लू सी आपको यहाँ पर फिलीपाइंस और मलेशिया के बीच में यहाँ पर इस तरह देखने को मिलेगा। सेल्वस सी है यहाँ पर। चाइना जो है साउथ चाइना सी में ये 9 डॉट डैश लाइन को जो क्लेम करता है, तो 9 डॉट डैश लाइन में आप ध्यान रखना साउथ चाइना सी से रिलेटेड है। और ताइवान का पुराना नाम आपको बता दिया फॉर्मोसा। तो कुछ अगर आपने इन्फॉर्मेशन देखनी तो साउथ चाइना सी जो है मार्जिनल सी एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, और साउथ चाइना सी जो है ट्रमेंडस इकोनॉमिक और जियो स्टैटिक इंपोर्टेंस की रहती है। 1/3 जो वर्ल्ड का मैरीटाइम शिपिंग ट्रेड है वो यहाँ से जाता है, और हर साल लगभग यहाँ से $3 ट्रिलियन का जो ट्रेड जो हर साल होता है। और ह्यूज ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व जो है ऐसा माना जाता है कि इसके सी वेड्स में जो लोकेटेड है, और काफी ज्यादा जो है प्रॉफिटेबल फिशरीज इस सेक्टर में जो है इस रीजन में जो होती है। देखिए नेक्स्ट आपसे अशोक धलवाई कमेटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपने सिंपली याद रखना है अशोक धलवाई कमेटी जो है रिलेटेड रहती है डबलिंग फार्मर इनकम्स। और 2022 तक हमारे गवर्नमेंट का टारगेट है कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है। इसी फील्ड में जो है पीएम किसान योजना भी जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉन्च की गई है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और इसमें 6000 की जो असिस्टेंट जो फार्मर्स को जो हर साल जो प्रोवाइड
करवाई जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस पेट्रोलियम कंजर्वेशन और रिसर्च एसोसिएशन का एक कैंपेन है मंथ लॉन्ग सक्षम, और ये इसमें जो है ये अवेयरनेस जो है फैलाएंगे रिगार्डिंग दी ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी से रिलेटेड। तो जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है इसने जो एक मंथ लॉन्ग जो है मास अवेयरनेस कैंपेन जो है सक्षम को लॉन्च कर दिया गया है। पीआईबी की न्यूज है तो काफी इंपोर्टेंट हो जाती है। इसमें अवेयरनेस स्प्रेड की जाएगी रिगार्डिंग ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी से रिलेटेड। देखिए अगर न्यूज आप कंटिन्यू पढ़ते हैं तो आपको यहीं से पता लग जाएगा कि ये जो देखो अपना देश ये जो वेबिनार है ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा चलाया जाता है, और इसके तहत इन्होंने जो एक्सप्लोरिंग बुद्धिस्ट सर्किट बाय ट्रेन जो है ऑर्गेनाइज एक वेबिनार किया हुआ है। वेबिनार होता है वेब सीरीज वगैरह जो है चलाई जाती है। इसमें पीआईबी का प्रेस रिलीज है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए आप देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ऑर्गेनाइज किया है देखो अपना देश वेबिनार ऑन एक्सप्लोरिंग बुद्धिस्ट सर्किट बाय ट्रेन। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप यूपीएससी में इसको जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन डालती रहती है। इसमें पूछा गया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो रिप्लेस एक्शन पैकेज है ये किस चीज से रिलेटेड है। इसमें देखिए ये बोलते हैं कि हमने एलिमिनेट कर देना है ट्रांस फैट्स फ्रॉम नेशनल फूड सप्लाई, और ट्रांस फैट्स से रिलेटेड मैंने प्रीवियस वीडियोस में काफी ज्यादा डिटेल में आपको जो बताया हुआ है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल वेबसाइट से देखिए मैंने ये कवर किया हुआ है। रिप्लेस जो रहता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ट्रांस फैट्स को रिप्लेस करने से रिलेटेड रहता है, और इसमें ये बोला गया है कि इनटेक जो है ट्रांस फैट्स की जो है लेस देन 1% जो है हमने जो है इसको जो कर देना है या कंप्लीटली इसको जो एलिमिनेट कर देना है बाई 2023। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लीजिए जो एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और रिस्पॉन्सिबल रहेगी इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, ये सारी सारी रिपोर्ट जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रहती है। 7 अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिश हुई है, इसलिए 7 अप्रैल को हम हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, और टेड्रस एडेनोम इसके आपको प्रेजेंटली जो हेड मिलेंगे। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि तला माडाले, ठीक है, तला माडाले जो रहता है एक वेरिएंट रहता है यक्ष गाना थिएटर का, ये किस स्टेट में प्रैक्टिस किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना आपने तला माडाले जो थिएटर है ये जो आपके कर्नाटका में जो प्रैक्टिस किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं तला माडाले जो रहता है एक एंशिएंट फॉर्म है परफॉर्मेंस डायलॉग्स की और डिबेट परफॉर्मेंस की इन साउथर्न इंडिया एंड दी करावली एंड मलनाड रीजन जो रहते हैं कर्नाटका एंड केरला के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ओवर दी टॉप जो टर्मिनोलॉजी रहती है उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन किया हुआ है। तो अमेजॉन प्राइम जो सीरीज होगी आपकी, नेटफ्लिक्स होगी, ये ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म आते हैं। इसमें ये होता है कि रेगुलर जो टीवी है उसके ऊपर चीजों को शो ना करके किसी ऐप में या किसी ऐप के ऊपर स्ट्रीमिंग करके उन चीजों को शो करना, वो ओवर द टॉप होते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसके अंदर नहीं आएंगे, केबल टीवी भी नहीं आएंगे, केबल टीवी तो रेगुलेटेड है, फिल्म टेलीविजन के अंदर आते हैं। ऑनलाइन ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग जो सर्विसेज होती हैं वो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म में आएंगे। तो ओनली 2 इसमें जो करेक्ट आपके पास हो जाएगा। देखिए ओवर दी टॉप जो है काफी ज्यादा जो है न्यूज में है और इसको रेगुलेट करने की बात की जा रही है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आए तो इसको गलत मत करना। देखिए ओटीपी स्टैंड करता है ओवर द टॉप, और ये रेफर करता है एनी स्ट्रीमिंग सर्विसेज दैट डिलीवर्स कंटेंट ओवर द इंटरनेट। जो इंटरनेट के ऊपर कोई भी सर्विस जो स्ट्रीमिंग के तौर पे आपको देखने को मिलती है उसको ओवर द टॉप हम बोल देते हैं। सर्विस जो है डिलीवर होती है ओवर द टॉप ऑफ अनदर प्लेटफॉर्म। तो कोई मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर इसको स्ट्रीम करते हुए बताया जाएगा। इस तरह से ये हमें देखने को मिलती है। मान लीजिए आप व्हाट्सएप के ऊपर, मान लीजिए अगर आपको कोई वीडियो भेजी उसको आप देख रहे हैं तो वो भी व्हाट्सएप के ऊपर एक ओवर द टॉप उसको हम बोल सकते हैं कि आप वो वीडियो देख रहे हैं। इस तरह से ऐप है जैसे मान लीजिए नेटफ्लिक्स है या अमेजॉन प्राइम वीडियोज है, ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगी ओटीटी सर्विसेज के अंदर। और अनदर ओटीटी मार्केट जो रहती है जैसे ऑडियो आपको किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिले सर्विसेज और देखने को मिलती है। और ओटीटी मैसेजिंग सर्विसेज लाइक व्हाट्सएप और टेलीग्राम भी जो है एक ओटीटी मैसेजिंग सर्विस है। देखिए नॉर्मल एसएमएस, देखिए नॉर्मल मैसेज हमारे भी डायरेक्ट आप एसएमएस भेज रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म को ले लें तो उसको बोल देते हैं ओवर द टॉप। जैसे कि मैं व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म यूज कर लूँ, टेलीग्राम प्लेटफॉर्म यूज कर लूँ, तो उसको हम बोल देंगे ओवर द टॉप मैसेजिंग सर्विसेज। सिग्नल होगी, सिग्नल भी एक ऐप रहता है मैसेजिंग ऐप, इसने ओवरटेकन कर लिया एसएमएस एज अ प्राइमरी टेक्स्ट कम्युनिकेशन मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड जो फ्रेम किया गया है, और ऐसे क्वेश्चन भी बच्चे जो काफी ज्यादा जो गलत करके आ जाते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स का आपने ध्यान में रखना, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो हमारे रहते हैं अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा हर महीने की 14 तारीख या कोई वर्किंग डे अगर 14 को छुट्टी आ जाती है तो उसके अगला जो वर्किंग डे होगा उस दिन होलसेल प्राइस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, होलसेल प्राइस इंडेक्स का आपने ध्यान में रखना है, ये जो है रिलीज किया जाता है बाय द ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर द डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और हर महीने की 14 तारीख को रिलीज किया जाएगा। अगर 14 छुट्टी आती है तो नेक्स्ट वर्किंग डे उसका जो होगा उसमें इसको रिलीज किया जाएगा। तो इसमें देखिए सही बात है, ये भी मंथली एक प्राइस इंडेक्स तो है, लेकिन रिलीज इसको जो है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसको करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी जो गलत हो जाएगी, तो जहां जहां पर 1 है उसको आप जो है एलिमिनेट कर दीजिए। सेकंड बोला जा रहा है कि सर्विस सेक्टर जो है कवर नहीं होता होलसेल प्राइस इंडेक्स में, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट ये रहती है, सर्विस सेक्टर को इसमें जो कवर नहीं किया जाता। और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है उनकी हाईएस्ट वेटेज जो है डब्ल्यूपीआई में जो रहती है, तो सेकंड एंड थर्ड इसका इस तरह से करेक्ट
हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना आप, होलसेल प्राइस इंडेक्स की बेस ईयर है 10 to 11 और मेजर करते हैं एवरेज चेंज इन प्राइसेस ऑफ कम्युनिटी फॉर बुल्क सेल एट द लेवल ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन। और इसको रिलीज किया जाता है बाय द ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर और 14th ऑफ एवरी मंथ और नेक्स्ट वर्किंग डे और विद द टाइम लैग ऑफ 2 वीक्स ऑफ द रेफरेंस मंथ एंड कंपाइल्ड विद द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड सिलेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अक्रॉस द कंट्री। और ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स रहता है, ये इंडेक्स कवरिंग करता है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स कम्युनिटीज ओनली पर्टेनिंग टू द फोर सेक्टर कंप्राइज एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी। अदर सेक्टर ऑफ जीडीपी इन पर्टिकुलर सर्विस सेक्टर जो कवर नहीं होते हैं इसके अंदर। और वेट जो रहता है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का, ये जो हाईएस्ट रहता है इसमें 64.2% और वेट जो रहता है प्राइमरी आर्टिकल्स का 22.6% और वेट जो रहेगा फ्यूल एंड पावर के 30.2%। तो ये तीन चीजें हम जनरली इसमें देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग जिसका वेट इज 64.2%, प्राइमरी प्रोडक्ट 22.6% और फ्यूल एंड पावर 13.2%। अब देखिए ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का एक जो है कट आउट जो है लिया हुआ है। देखिए इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वेबसाइट है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। ये मैंने इसलिए निकाला हुआ है ताकि आपको ये पता लगे कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है और जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है, इसको जो है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है। आपके एडिशनल नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि इंडिया में सीपीआई कंबाइंड जो है इसको डिक्लेयर कर दिया गया टू मेजरिंग द इन्फ्लेशन, यानी कि मार्केट में इन परसेंट जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो रहता है उसको जो है यूज किया जाता है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, महंगाई को मेजर करने के लिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है इसमें जो है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स रहेगा, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स रहेगा, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स रहेगा और रूरल लेबर्स के लिए जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा, सीपीआई अर्बन और रूरल भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और जो जितने भी लेबर से रिलेटेड जो सीपीआई रहते हैं, चाहे इंडस्ट्रियल वर्कर से रिलेटेड है चाहे लेबर से रिलेटेड है, इसको जो है लेबर ब्यूरो के द्वारा जो रिलीज किया जाता है। और बेस ईयर अगेन जो है इनकी जो है 1986-87 जो इनकी जो बेस ईयर जो रहती है काफी पुरानी बेस ईयर है। और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को भी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और सीपीआई कंबाइंड को जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा जो रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो आपने ध्यान रखना, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज और होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और सीपीआई ये जो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा इनको जो है रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस कंट्री के द्वारा रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई वन प्लैनेट समिट 2021। तो वन प्लैनेट समिट 2021 जो है फ्रांस के द्वारा जो रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं वन प्लैनेट समिट जो है फ्रांस के द्वारा इन कोऑपरेशन विद यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड बैंक और वन प्लैनेट समिट जो है फॉर बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनाइज की जाती है और 11 जून 2021 को जो ये फ्रांस के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई। इंपॉर्टेंट इसकी थीम भी रहती है लेट्स एक टुगेदर फॉर नेचर, ये इसकी जो है थीम रही। और एक और चीज आपको यहाँ पर बताई गई कि यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस वो यहाँ पर प्रेजेंट रहे, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भी यहाँ पर प्रेजेंट रहे और प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो रहते हैं डेविस मालपास, ये भी यहाँ पर जो प्रेजेंट रहे। देखिए वन प्लैनेट समिट जो है 2017 के बाद जो है प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के इनिशिएटिव का जो है इसको जो हर साल जो है सेलिब्रेट किया जाता है, वन प्लैनेट समिट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2018 की जो वन प्लैनेट समिट है वो न्यूयॉर्क यूएसए में हुई थी, 2019 की नैरोबी में हुई और अब 2021 की ये जो समिट है ये जो पेरिस फ्रांस में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से देखिए करेक्टली मैच्ड है। तो देखिए काला पानी और सुस्ता ये जो रीजन है ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। रिसेंटली नेपाल ने एक अपना पॉलिटिकल मैप पब्लिश किया था, उसमें काला पानी एरिया को एज वेल एज लिपु लेक वगैरह को इन्होंने जो है अपना जो है बताया था उसमें। तो काला पानी ये जो एरिया है ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और सुस्ता ये जो रीजन है ये बिहार में देखने को मिलेगा, तो एक्सटेंड होगी ये स्टेटमेंट, तो कोई भी स्टेटमेंट इसमें जो ठीक नहीं है। तो ये आप मैप में देख सकते हैं काला पानी, लिपु लेक और लिम्पिया धुरा जो रहते हैं डिस्प्यूटेड, इनको नेपाल ने अपने मैप में जो शो कर दिया है रिसेंटली अपने पॉलिटिकल मैप में। तो ये उत्तराखंड का जो पित्तौरगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट रहती है वहां पर लोकेटेड है। काला पानी जो टेरिटरी जो है एरिया रहती है पार्ट ऑफ पित्तौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड स्टेट और ऑल्सो इसको क्लेम किया जाता है नेपाल के द्वारा। सुस्ता जो डिस्प्यूट टेरिटरी रहती है बिटवीन नेपाल एंड इंडिया और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव होती है इंडिया एज अ पार्ट ऑफ द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं तो बॉर्डर डिस्प्यूट जनरली इंडिया और नेपाल के बीच में आपको एक काला पानी बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिलेगा, एक मिलेगा आपको सुस्ता रीजन बॉर्डर डिस्प्यूट। तो देखिए काला पानी के बारे में जान लीजिए, काला पानी जो है वैल्यू रहती है जो कि एडमिनिस्ट्रेट की जाती है इंडिया के द्वारा एज अ पार्ट ऑफ दी पित्तौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी उत्तराखंड और ये जो सिचुएटेड रहेगी ऑन दी कैलाश मानसरोवर रूट। और सिंस इंडो चाइना वार जो रहता है 1962 का काला पानी जो कंट्रोल किया जाता है इंडिया के आईटीबीपी के द्वारा, लेकिन नेपाल जो क्लेम्स करता है काला पानी को एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी और ये क्लेम करते हैं कि रिवर जो लोकेटेड है टुवार्ड द वेस्ट। देखिए डिस्प्यूट कैसे हुआ, इसमें नेपाल ये बोलता है कि जो रिवर जो लोकेटेड है टुवार्ड द वेस्ट ऑफ द टेरिटरी वो मेन काली रिवर है जो कि नेपाल में जो है फॉलो करती है। ऑन द अदर हैंड इंडिया क्लेम्स करता है कि देयर इज अ रिज लाइन टुवार्ड्स द ईस्ट ऑफ द काला पानी टेरिटरी एंड हैज इंक्लूड्स इट इन द इंडियन यूनियन। 2020 का पॉलिटिकल मैप नेपाल के द्वारा पब्लिश किया गया और लिपु लेक, काला पानी और
लिम्पिया धुरा एरियाज को जो है अपने अंडर इन्होंने शो कर दिया। ओरिजिनल डिस्प्यूट क्या है, देखिए ट्रीटी ऑफ सुजौली होती है आपकी किंगडम ऑफ नेपाल एंड ब्रिटिश इंडिया के बीच में एंग्लो नेपालीज वार के बाद 1816 में, जिसने लोकेट कर दी काली रिवर एज अ नेपाल वेस्टर्न बॉर्डर विद इंडिया। लेकिन दोनों कंट्रीज के बीच में इसी बात को लेकर डिस्प्यूट है कि मेन सोर्स या मेन रिवर कौन है, जिसकी वजह से जो बॉर्डर डिस्प्यूट जो इंडिया और नेपाल के बीच में जो है इससे हो गया है। और करंट सिचुएशन इसमें ये रहती है कि पीएम जो रहते हैं बोथ कंट्रीज के ये एड्रेस करें इस इशू को सिंस 2000, और इंडिया ने ये एश्योर किया हुआ है नेपाल को कि इंडिया जो 1 इंच भी जो नेपाल टेरिटरी को ऑक्युपाई नहीं करेगा। अब देखिए सुस्ता एरिया डिस्प्यूट के बारे में जान लीजिए। सुस्ता एरिया डिस्प्यूट जो गंडक रिवर के रिलेटेड रहता है। गंडक रिवर जो है ऑल्सो इसको बोला जाता है सब गंडकी एक जो है एंड नारायणी नेपाल, ये ओरिजिनेट होती है फॉर दी न्यू बाइन हिमाल ग्लेशियर जो रहता है नेपाल में, और ये फ्लोज करेगी नेपाल में एंटर करेगी इंडिया में नियर दी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इन बिहार, वहां से फ्लो करती है टुवार्ड्स 300 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द गंगा। 1816 में जो ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ सुजौली, इसने जो गंडक को जो है इंटरनेशनल बाउंड्री बनाया बिटवीन इंडिया बिहार एंड नेपाल के बीच में, और राइट बैंक जो था गंडक रिवर का उसको जो है नेपाल कंट्रोल में बताया, और जो लेफ्ट बैंक जो है उसको जो इंडियन टेरिटरी बताया। बाद में क्या हुआ कि बाद में ऐसा हुआ कि इस ट्रीटी के साइन होने के बाद जो है जब ये ट्रीटी साइन हुई तब तो सुस्ता राइट बैंक में था और नेपाल की तरफ था, लेकिन बाद में जो है गंडक ने जो अपने कोर्स को ही चेंज कर लिया, अपने जो बहने का जो रास्ता है उसी को ही चेंज कर लिया, और इन प्रेजेंट सुस्ता आ गया आपके लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर की तरफ। तो नेचुरली इंडिया इसको क्लेम करता है कि ये इंडिया का है, और नेपाल लीक करता है इंडिया को कि 40,060 हेक्टेयर जो है नेपाली टेरिटरी इन्होंने की हुई है। तो इस तरह से ये दोनों के बीच में जो है डिस्प्यूट है। लेकिन अगर टीडीटी के हिसाब से देखा जाए तो गंडक के लेफ्ट साइड की टेरिटरी हमारी है, इंडिया की है, तो ये हम मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को जो है गलत करके आ जाते हैं। इसमें देखिए कुछ स्टेटमेंट्स आपसे ऑलरेडी दी गई है। इसमें ये बोला गया कि कोई भी फॉरनर है वो जो इंडिया में व्हीकल ड्राइव कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ यूरोपियन ड्राइविंग लाइसेंस। दूसरी स्टेटमेंट है कि इंडिया में जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो है इशूड हो सकता है टू एनआरआई और फॉरनर्स को। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया में किसी दूसरी कंट्री के लाइसेंस को यूज करके इंडिया में आप ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं। अगर इंडिया में या किसी भी और कंट्री में अगर आपने ड्राइविंग करनी है तो आपके पास जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होना चाहिए। तो यूरोपियन ड्राइविंग लाइसेंस का कोई काम नहीं है, इंडिया में आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। दूसरा रहता है कि जो इंटरनेशनल ये जो ड्राइविंग जो परमिट है ये जो है किसी कंट्री के द्वारा अपने ही सिटीजन को ये इशू किया जाता है। मान लीजिए अगर यूएसए है, यूएसए इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट सिर्फ और सिर्फ यूएसए के ही लोगों को इशू कर सकता है, वो इंडिया के सिटीजन को, इंडिया के नागरिकों को इशू नहीं कर सकता है। इसी प्रकार इंडिया जो है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो है इशू करेगा सिर्फ और सिर्फ अपने सिटीजन को, ओनली टू अवर सिटीजन। तो एनआरआई और फॉरनर्स को इंडिया जो है इशू नहीं कर सकता है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो गलत हो जाएंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड आर करेक्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आपके लिए इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है। कोई भी एनआरआई और फॉरनर है वो ड्राइव नहीं कर सकता है व्हीकल इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ यूरोपियन लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाय द एनी फॉरेन कंट्री। लेकिन अगर किसी पर्सन के पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है जो उसको उसकी कंट्री के द्वारा इशू किया गया तब वो इंडिया में गाड़ी चला सकता है। तो इसमें यही बोला गया कि अगर उसने आईडीबी अपनी ओन कंट्री से लिया हुआ है और सिग्नेचरी, और दूसरी बात यह है कि वो कंट्री, ये भी एक कंडीशन है, वो कंट्री 1949 की जिनेवा कन्वेंशन की सिग्नेचरी होनी चाहिए इस चीज से रिलेटेड। ओके, तो वो जो ड्राइव कर सकता है इंडिया में स्पेसिफिक कैटेगरी, और उसमें कैटेगरी भी स्पेसिफाई होगी कि ये जो छोटे व्हीकल चलाएगा, बड़े व्हीकल चलाएगा, ट्रक चला सकता है, कार चला सकता है, वो सारी सारी कैटेगरी उसमें मेंशन होती है। टिल दी आईडीबी इज वैलिड, और ये जो है किसी टाइम के लिए जो वैलिड होता है आईडीबी भी, ये फॉर एवर जो है एक बार बन गया ऐसा नहीं होता है, किसी कोई टाइम पे डिस्क होती है। और आईडीबी जो इंडिया में इशूड हो सकता है ओनली टू द इंडियन सिटीजन। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 10 जनवरी 2021 की जो पीआईबी रिलीज है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की, इन्होंने बोला हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे नोटिफाइज रूल्स फॉर फैसिलिटी ऑफ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस व्हाइल ट्रैवलिंग अब्रॉड। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने इशूड किया नोटिफिकेशन ऑन 7 जनवरी 2022 टू फैसिलिटेट द इशुएंस ऑफ इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट फॉर इंडियन सिटीजंस हुज आईडीबी हैज एक्सपायर्ड अब्रॉड। मान लीजिए अगर आप अब्रॉड गए हुए हैं, आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट का पीरियड जो है एक्सपायर हो जाता है, तो आप जो उसी कंट्री से जो ऑनलाइन जो है आप जो अप्लाई कर सकते हैं उसके रिन्यूअल के लिए, ये फैसिलिटी अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने दी है। बैड बैंक देखिए काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं। तो बैड बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो कि किसी दूसरी कंट्री के जो एनपीए है, जो उनके बैड लोन है, उनको जो बाय करता है और उनकी बैलेंस शीट क्लियर करने में उनको जो हेल्प करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अ बैंक सेटअप टू बाय द बैड लोन्स ऑफ अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ध्यान रखना आपने, बैड बैंक जो एक बैंक रहता है टू सेटअप टू बाय द बैड लोन्स एंड अदर लिक्विड illiquid holdings of the another financial institution, entity holding करेगी significant non performing assets will sell this holding to the bad bank at agreed prices। और बैड बैंक जो है किसी प्रकार की लैंडिंग और टेकिंग नहीं करेगा डिपॉजिट की, ये सिर्फ और सिर्फ जो है जो एनपीएस है बैंक्स के उनको जो बाई करेगा और खुद फिर उनको रिकवर करेगा, वहां से प्रॉफिट इसमें जो कमाएगा। ये जो है कंसेप्ट जो इकोनॉमिक सर्वे 1617 में ओरिजिनेट हुआ था। यहाँ पर जो है पब्लिक सेक्टर असेट रिवैल्यूएशन एजेंसी
इस्टेब्लिश करने के बाद इकोनॉमिक सर्वे 1617 ने बोली थी। देखिए हरिका वेटलैंड जो काफी ज्यादा न्यूज में आता है, और हरिका वेटलैंड आपको देखने को मिलेगा पंजाब में। हरिका वेटलैंड इज लोकेटेड इन पंजाब। तो हरिका वेटलैंड के बारे में अगर हम देखें तो हरिका वेटलैंड जो सिचुएटेड इन कॉन्फ्रेंस ऑफ रिवर ब्यास एंड सतलुज के कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये सिचुएटेड है। ये जो फिरोजपुर एंड अमृतसर बॉर्डर के ऊपर रहेगा, और ये सेंचुरी कैपेसिटी करती है एरिया ऑफ एप्रोक्सीमेटली 86 स्क्वायर किलोमीटर, और एरिया को डिक्लेयर किया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1999, और 1990 से ये जो है एक वेटलैंड जो है डिक्लेयर्ड है। और वेटलैंड जो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि काफी ज्यादा माइग्रेटिव बर्ड्स जो है यहाँ पर जो हर साल विंटर में आते हैं। देखिए वो आपके रिवीजन के लिए मैंने दोबारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन डाला हुआ है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? नीति आयोग द्वारा जो इंडिया में रिलीज किया जाता है, 72nd एडिशन रिलीज की हुई है। मेजर स्टेट की कैटेगरी में कर्नाटक टॉप किया हुआ है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। हिल स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश, फॉलोड बाय उत्तराखंड एंड मणिपुर, और यूटीज में दिल्ली, फॉलोड बाय चंडीगढ़। और इन्वेस्ट इंडिया से रिलेटेड देखिए मैंने यहाँ पर ऑप्शन डाला हुआ है, तो इन्वेस्ट इंडिया से रिलेटेड भी जो है आप जो है देख लीजिए। इस तरह से इन्वेस्ट इंडिया से रिलेटेड एक ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक न्यूज है कि यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया हुआ है इन्वेस्ट इंडिया एज द विनर ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड 2020। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड 2020 किसको मिला हुआ है? इन्वेस्ट इंडिया को मिला हुआ है। तो इन्वेस्ट इंडिया जो आपकी जो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड के अंदर जो है वर्क करता है, अटैच्ड ऑफिस के तहत ये रहता है। और ये जो अवार्ड है ये यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा इसको जो है दिया जाता है। और इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम से रिलेटेड आप जान लीजिए, इन्वेस्ट इंडिया जो फॉर्म था 2009 में, सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 फॉर द प्रमोशन ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट विद 49% इक्विटी ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पहले इसका नाम था डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रीज पॉलिसी एंड प्रमोशन। और 51% शेयर होल्डिंग इसमें जो फिक्की की हमें जो देखने को मिलती है। और करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न जो रहेगा वो रहेगा इन्वेस्ट इंडिया 51% ऑफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, 70% इसमें फिक्की की सीआईओ ने स्टैम्प किया, और रिमेनिंग 49% जो सेंट्रल और 19 स्टेट गवर्नमेंट्स की। अब फिक्की है क्या? फिक्की है देखिए हमारे पास फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है और एडवोकेसी ग्रुप है इंडिया में, इस्टेब्लिश 1927 में ऑन द एडवाइस ऑफ महात्मा गांधी। और इसको जेडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के द्वारा जो इस्टेब्लिश किया गया था, 1927 में इस्टेब्लिश हुई है। हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेंगे, और प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल जो है दिलीप चिनोई साहब इसके रहते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देखिए काफी ज्यादा न्यूज में आता है, बहुत सारे बच्चे करके आएंगे कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आपने एक बात ध्यान में रखनी है, ये एक इंटरनेशनल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एनजीओ है जो कि 24 जनवरी 1971 को एस्टेब्लिश हुआ है। इसके हेडक्वार्टर जो आपको कोलोजनी जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेंगे। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड ध्यान रखना, इसकी जो रिसर्च और रिपोर्ट्स रहती है उसमें रहेगा ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स और रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, एंड ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो है रिपोर्ट्स रहती हैं। ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल एनजीओ है, कोलोजनी स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, और 1971 में जो एस्टेब्लिश हुआ है। देखिए एयरफोर्स एक्सरसाइज रहती है एक डेजर्ट नाइट 21। तो डेजर्ट नाइट 21 काफी ज्यादा न्यूज में थी। ये जो है एक इंडिया और फ्रांस के बीच में एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। तो ये आपको बताना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स एंड स्पेस फोर्स जो रहती है, इनके द्वारा जो एक बाइलेटरल एयर एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है, एक्स डेजर्ट नाइट 21 एट एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर। और इसके साथ आप ध्यान रखना, इंडो फ्रेंच के बीच में जो गरुड़ा जो रहती है, ये भी एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में। शक्ति एक्सरसाइज जो है इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी के बीच में एक्सरसाइज है, और वरुणा जो नबल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, और वरुणा स्टार्ट की गई थी 1983 में। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट है 2020, ये किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिलीज की गई है? तो ये जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जो है रिलीज की गई है। और ये जो अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जो है इसकी ये 5th एडिशन है, जो कि देखती है प्रोग्रेस इन प्लानिंग फॉर फाइनेंसिंग इंप्लीमेंटेशन अडेप्टेशन विद फोकस ऑन नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। और जो रिपोर्ट रहती है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट इसमें रहेगी ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ग्लोबल इमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक। ये सारी रिपोर्ट जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम रिलीज करता है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो 5 जून 1922 को जो है 1972 को जो एस्टेब्लिश हुआ है, नैरोबी केनिया में इसका हेडक्वार्टर है। और इंगर एंडरसन जो है इसकी जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। और ये जो है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट एक्टिविटी से रिलेटेड एक यूएन एजेंसी है, और इसको फाउंड किया गया था 1972 में बाय द यूनाइटेड बिजनेसमैन फाउंडेशन मोरिसा स्ट्रॉन्ग के द्वारा। ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक और मिशन गैप रिपोर्ट इनके द्वारा जो रिलीज की जाती है। और मॉनिटर प्रोटोकॉल आप ध्यान रखना, जो कि डील करता है विद द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। ये जो 26 अगस्त 1987 को जो साइन किया गया था एट द मॉनिटर कनाडा में। और मॉन्ट्रियल में आपको इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे।
इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का आप ध्यान रखना, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि डेडिकेटेड टू प्रोवाइड वर्ल्ड विद ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंडिंग साइंटिफिक बेसिस रिस्क ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, इट्स नेचुरल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स एंड रिस्क एंड पॉसिबल रिस्पांस ऑप्शंस। और आईपीसी जो है स्टूडेंट 1988 में बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टैंडर्ड प्रोग्राम। ये चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए कि इसको 1988 में जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एज वेल एज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और 2007 में इसको नोबेल पीस प्राइज भी जो है मिल चुका है, जो कि शेयर हुआ था आईपीसीसी और एल गोर के बीच में। और स्पेशल रिपोर्ट जो रहती है ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस, ये अक्टूबर 2018 में इसके द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज की गई थी। और स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इसके द्वारा जो रिलीज की गई थी। और स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशन एंड काइरोस्फीयर चेंजिंग क्लाइमेट इसको रिलीज की गई थी। और जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो इसके हेडक्वार्टर रहेंगे और हेड इसके जो होस्टिंगली आपको देखने को मिलेंगे। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की हम बात करेंगे तो ये कि जो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी है, जो कि नेगोशिएटेड और साइन है बाय द 154 स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। और ये जो अर्थ समिट जो हुई रियो डी जेनेरो 1992, उसके बाद ये जो है 21st उसके द्वारा जो है ये जो है फिर जो है 9 मई 1992 को जो ये स्टेब्लिश हुई, सॉरी साइन ये होती है इस तरह से। और बाद में इस तरह से जून 1992 को जो ये जो इस तरह से जो है स्टेब्लिश होती है एक ट्रीटी, ये केम टू फोर्स होती है। और ये जो इंटरनेशनल ट्रीटी है ये चाहती है कि स्टेबलाइजेशन हो सके ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर और एनवायरमेंटल पोल्यूशन को जो ये ट्रीटी कम करना चाहती है। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट जो एक ट्रीटी रहती है वो रहती है हमारे पास 2015 की जो है पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह भी इसके अंदर आते हैं। और इसके सेक्रेटरी जो आपको जो बोन स्विट्जरलैंड में जो देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बात देख लीजिए, ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड जियोस्पेस। और ये स्टेब्लिश हुआ 23 मार्च 1950 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। और गरार्ड एड्रियन जो जर्मनी के इसके जो आपको जो है हेड देखने को मिलेंगे, प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सुपर इंपोर्टेंट कैटेगरी में इसमें देख सकते हैं, इसको इसमें लिख सकते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स का मतलब ये है ये बैंक इतने बड़े हैं कि ये फेल नहीं हो सकते हैं और इनका हमारी इकोनॉमी में काफी बड़ा रोल है और इनको फेल होने भी नहीं दिया जा सकता है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इनको इस तरह डेजिग्नेट किया गया है। तो जिन नीचे दिए गए तीनों बैंक, चाहे एसबीआई है, चाहे आईसीआईसीआई बैंक है, चाहे एचडीएफसी है, ये जो सारे के सारे जो है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स में आ जाते हैं। डीएसआईबी आपने ध्यान रखना, ये आरबीआई के डेजिग्नेशन है, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये जो है डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं और बैंक्स दैट आर कंसीडर्ड टू बी टू बिग टू फेल। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो है फ्रेमवर्क इशू की थी 20 जुलाई 2014 और ये रिक्वायर करती है फ्रेमवर्क की आरबीआई जो डिस्क्लोज करेगा नेम्स ऑफ बैंक्स डेजिग्नेटेड एज डीएसआईबीज स्टेटिंग 2015। और ये ऐसे बैंक है जो कि टू बिग टू फेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो रेटल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, ये किस रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। ये चिनाब रिवर के ऊपर जो है रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है। तो ये आप पीआईबी की न्यूज देख सकते हैं, कैबिनेट ने अप्रूव कर ली है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ 5281.94 करोड़ फॉर 850 मेगावाट रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि हमें देखने को मिलेगा ऑन चिनाब रिवर इन दी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और देखिए एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी के द्वारा इसको बनाया जाएगा, जो कि इनकॉर्पोरेटेड रहेगी बिटवीन द नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो है ज्वाइंट वेंचर कंपनी जो इनकी रहेगी उनके द्वारा इसके जो बनाया जाएगा। इसमें जो है स्टेक रहेगा, शेयर होल्डिंग रहेगी 51% और 49% रिस्पेक्टिवली। अगेन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आपको द्वारा गलत नहीं किया जाना चाहिए। आपको बताना चाहिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है, तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ स्टैंडर्ड ट्रेड का इसलिए कोई लेना देना नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ऐसे ही गलत हो जाएगी। कर्नाटका ने रैंक किया हुआ फर्स्ट अमंग द मेजर स्टेट कैटेगरी, सेकंड स्टेटमेंट जो है ठीक है आपकी हो जाएगी, पूछा गया आपसे करेक्ट स्टेटमेंट। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको इसमें कुछ ना कुछ जो है नया जानने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सीरीज को जो है कंटिन्यू रखूं, इस तरह आपके लिए जो है वैल्यूएबल लेक्चर जो है यूट्यूब पे अपलोड करता रहूं, जिनसे आपको एग्जामिनेशन में जो है काफी ज्यादा जो है मिलेगी, तो आप जो मेरे चैनल को जो है ज्यादा ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियोज को लाइक करना मत भूलिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय।